पहली चीज़ तो ये कि मेरे दिमाग से एक कंसेप्शन हट गया कि बेचारे लोग होते हैं, गांव के लोग अनअवेयर होते हैं। गांव के लोग पॉलिटिकली मुझे हमेशा ज़्यादा अवेयर और ज़्यादा अथॉरिटेटिव लगते हैं। वी ऑल नो कि हम भारत में नारी को बहुत सम्मान देते हैं, बहुत देवी की तरह पूजते हैं, बट उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी उतना ही होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपकी नौकरी में आपको कैसे लिया जाएगा, आप कैसे ऑफिसर होंगे, क्या डिस्क्रिमिनेशन फेस करेंगे और क्या नहीं, ये शुरू के 4-5 साल में तय हो जाता है। आप 6 लोग मिल करके 10 लोग मिल के घर बनाते हैं तो आप उस प्रॉपर्टी को इस तरह ओन करते हैं। करोड़ों की तादाद में टैक्स पेयर्स मिलकर एक प्रॉपर्टी ओन बना रहे हैं, सड़क डल रही है, आप उस पर उस तरह बिहेव नहीं। मैं एक पैरासीटामॉल भी खरीद के लाती हूँ तो टैक्स पे कर रही हूँ, जीएसटी दे रही हूँ, राइट। तो उन्हीं से कम्युलेट होके तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बनी है। हाँ, गवर्नमेंट की सरकारी पार्क की तरफ, सड़क की तरफ, एक शौचालय की तरफ आपका वो भाव क्यों नहीं होता? बड़े लोगों की धीरे धीरे एक इंक्लिनेशन बनती चली जाती है पॉलिटिकल थीम की तरफ या आइडियोलॉजी की तरफ, पॉलिटिकल कैंडिडेट की तरफ। बच्चों को, यूथ को सोच समझ के, पढ़ लिख के और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट पॉजिटिव डायरेक्शन में करना चाहिए, अदरवाइज हम बहुत बड़ा नुकसान अपना करेंगे। वेलकम टू स्विच टॉक। आज हम बात करेंगे ऐसे प्रोफेशन की जो मेरे दिल के सबसे करीब है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की। आरएएस अफसरों को सिर्फ सिस्टम की वजह से नहीं, ज़मीन से जुड़ने के हुनर से पहचाना जाता है। और जब एक अफसर ने हर लेवल पर सेवा की हो, फील्ड से लेकर सेक्रेटरीट तक, तो उनका तजुर्बा सिर्फ नोट्स नहीं, एक डॉक्यूमेंट बन जाता है। टुडेज गेस्ट इज अ नेम दैट स्टैंड्स फॉर एक्सपीरियंस, excellence and elegance in Rajasthan's civil services. She has served as Joint Secretary in GAD, led NT-Vision at Registration and Stamps, and is Commissioner, Women Empowerment Department. She has been a powerful advocate for ethical governance, public service dignity, and empowered field administration. Let's welcome to Switch Talk, RAS Chronicles, the deeply respected, highly accomplished Srimati Neetu Rajeshwar. Neetu ma'am, it's an absolute honor to have you here. Thank you, Bhaiya. Thank you so much. It's rather an honor for me to be here with you. Thank you. सबसे पहले आप ये बताएं कि आरएएस बनने का जो एक प्लान था वो आपकी लाइफ में कैसे आया? मतलब पहले से आपने सोचा था कि मुझे आरएएस बनना है, या थिंग्स चेंज्ड ग्रेजुअली, और किस तरह से डिसाइड हुआ? बेसिकली फैमिली लीगेसी बोलना चाहिए। मेरे फादर जो थे वो प्रमोटी आईपीएस ऑफिसर थे, और सबसे बड़ी बहन जो हैं वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में या रादर पुलिसिंग में आना चाहती थी। मुझसे बड़ी बहन जो हैं वो भी आरएस ऑफिसर हैं। तो एक वो माहौल घर में कि आपको करना क्या है, तो बिज़नेस तो एकदम नहीं ही करना है, नौकरी करनी है। मीनवाइल ड्यूरिंग माय स्टडीज़ मैंने सोशियोलॉजी से ग्रेजुएशन किया, फिर एंथ्रोपोलॉजी से मास्टर्स किया। तो पढ़ते पढ़ते वो एक जुनून सा कि नहीं, मुझे तो अच्छा लगता था वैसे यूनिसेफ में जाना है या आर्कियोलॉजिस्ट बनना है, तरह की चीज़। तो मैंने उस चीज़ को फॉलो करना शुरू किया, बट फादर नहीं थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो फिर लगा कि नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेशन ही करना है जो करना है। तो नो डाउट पढ़ना शुरू किया थोड़ा पहले से ही। घर में कुछ माहौल भी था, आसान था पढ़ना, गाइडेंस मिल रही थी प्रॉपर। सो डिड इट। अच्छा लगता है मुझे। ओके, सो जब आपका सिलेक्शन हो गया तो इनिशियल पोस्टिंग्स के बारे में आप थोड़ा बताएंगे? इनिशियल एक्सपीरियंस एज एन आरएएस ऑफिसर कैसा रहा, कहाँ पोस्टिंग हुई और कुछ उस टाइम के एक्सपीरियंसेस? भैया, पहली पोस्टिंग जमवा रामगढ़ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। उस ज़माने में बीडीएस सर्विसेज अलग से नहीं हुआ करती थी। हाँ, अब बाद में लेटर ऑन हुई। तो मुझे लगा जयपुर है, जयपुर के पास की पंचायत समिति है, जयपुर जैसी होगी। बट वहाँ जाकर बहुत ही अलग तरह का एक्सपीरियंस हुआ। दो चीज़ें बहुत अच्छी तरह मुझे समझ में आई, जो मुझे लगता है मेरे पूरी नौकरी में, पूरी सर्विस करियर के दौरान जो बहुत इनका इम्पैक्ट रहा या है अभी भी, और मैं चाहूँगी कि हमेशा बना रहे। पहली चीज़ तो ये कि मेरे दिमाग से एक कंसेप्शन हट गया कि बेचारे लोग होते हैं, गांव के लोग अनअवेयर होते हैं। पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ज़बरदस्त है
गांव में, बिल्कुल। एज कम्पेयर टू शहर ज़्यादा है। हाँ, गांव के लोग पॉलिटिकली मुझे हमेशा ज़्यादा अवेयर और ज़्यादा अथॉरिटेटिव लगते हैं। वो वहाँ जाके बड़ा शॉकिंग लगता था। कोई भी जना जो पंचायत समिति हेडक्वार्टर पे, टाउन जैसी जगह जमवा रामगढ़, आते थे पानी बिजली का बिल जमा कराने, साथ में एक शिकायती पत्र, छोटी मोटी सी चीज़ों पर बड़ी शिकायत, और उसके एंडोर्समेंट शुरू होते थे महामहिम राष्ट्रपति महोदय से, और एंटी करप्शन ब्यूरो और ब्ला 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 करते हो नीचे तहसील ऑफिस, तहसीलदार को भी। तो जितनी बड़ी शिकायत नहीं होती थी उससे ज़्यादा एंडोर्समेंट्स हुआ करते थे उसमें। अच्छा, मुझे आश्चर्य हुआ देख के कि अगर मैं अभी शहर जाकर किसी ग्रेजुएट से या किसी से पूछूं कि शिकायत करनी है तो किसको करोगे, तो वो शायद मुझे ये जवाब नहीं देगा जो 2002 में 3 में जमवा रामगढ़ जैसी जगह पर गांव वाले आदमी। अच्छा, बड़ी अटपटी चीज़, शिकायतों में तो इतनी हाँ एक्टिविटी, बहुत ज़बरदस्त नॉलेज कह लीजिए, अवेकनिंग कह लीजिए, लेकिन अपनी मोटरसाइकिल दरवाजे के बाहर पार्क करते थे एकदम, कि अंदर से कोई बाहर से अंदर ना आ जाए, अंदर से बाहर ना चला जाए। कचरा वहीं फेंकेंगे, पान की पीक वहीं थूकेंगे। तो मुझे लगता था बेसिक चीज़, एक सिविक सेंस या सिविक रिलीजन जो होना चाहिए, उसका तो कोई आइडिया नहीं है। और जिन चीज़ों पर हमें लगता है कि क्यों की जाए, बेवजह कागज़ चला दिया जाए, वो वहाँ ज़रूर होता था। और ये बड़ी ज़बरदस्त प्रैक्टिस थी। दिन भर की 40-50 शिकायतों का बंडल जो है वो शाम तक इकट्ठा हो ही जाया करता था। तो ये बड़ी अटपटा सा एक्सपीरियंस था। तो मुझे ये समझ में आ गया था कि लोगों को क्या चाहिए, उनको खुद को ही पता नहीं है कि वो क्या चाह रहे हैं, कैसे उनको मिलना चाहिए, और असल में क्या ज़रूरत है। इन चीज़ों में बहुत डिफरेंस है, और ये डिफरेंस हर ऑफिस में, हर जगह हमेशा मुझे अभी भी देखने को मिलता है। आप बैठे हैं चेयर पे, आप काम करना शुरू करें, आपके सामने कोई आएगा, उसको ये पता ही नहीं होगा कि असल में क्या चाहिए और वो क्या मांग रहा है। हमेशा ये डिफरेंस भी रहता ही रहता है। दूसरी चीज़, इन छोटी मोटी परेशानियों, दिक्कतों, या जो भी कह लीजिए डे टू डे के काम में, दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अच्छी लगी, जिसने बहुत सिखाया, या मुझे जैसी मैं हूँ वैसा अफसर बनाया, जैसी भी हूँ, वो ये था कि आपके सीनियर ऑफिसर्स किस तरह आपकी हैंड होल्डिंग करते हैं। अगर आप यू बीइंग और आपका टीम लीडर आपको कितना सपोर्ट कर रहा है और आप अपनी टीम को कितना अच्छा लीडर दे पा रहे हैं, ये अल्टीमेटली आपका लाइफ का कोर्स डिसाइड कर देता है। आपकी फंक्शनिंग, आपका एग्जीक्यूशन, आपकी लर्निंग, आपकी स्ट्रेंथ, सब कुछ वहीं से निकल कर आ रही होती है। दी देन जो भी मेरे सीनियर बॉसेस रहे, कलेक्टर जयपुर रहे, क्योंकि सीधा उन्हीं से पाला पड़ता था, बहुत अमेजिंग सपोर्ट था। और वो जो हैंड होल्डिंग उन्होंने की, वो लाइफ लर्निंग हो गई कि हमें भी यही करना है। इन एनी केस आपको अपने सबॉर्डिनेट के साथ होना है, गलत करे तो टोक के ठीक भी करना है, लेकिन वो बॉन्डिंग होनी चाहिए, वो सपोर्ट होना चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग भी रेगुलरली चलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो कैपेसिटी बिल्डिंग हो ही जाती है जब आप बैठ के बात करते हो, आप कुछ करते हो, समझ नहीं आता है, आप ऊपर पूछें, आपको पता चल जाए, और फिर आप नीचे उसको बताएं, और वो लोग उससे अग्री हों कि समस्या सबको निकलना होता है। कोई ठीक समय आपको ठीक चीज़ बता दे आपका, और कुछ ऐसी चीज़ में आप हो गए हो जो कि ना तो कागज़ में लिखी है, हालांकि सरकार में सब चीज़ें ऑलमोस्ट ब्लैक एंड वाइट में होती हैं, बट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पंचायत समिति के लेवल पे तब बहुत होता था। अब तो आई डोंट, ये कितना चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं, लेकिन कुछ हुआ है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, किसी ने आपका सपोर्ट किया, स्पेशली आपका सीनियर आपका हाथ पकड़ के खड़ा रहा, बहुत मेजर, हाँ बिल्कुल, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप 2001 बैच से हैं, तो मुझे लगता है उसको एक डिजिटल एरा बैच भी कह सकते हैं, पहला डिजिटल एरा का बैच एक तरह से था। तो उस टाइम जो एक्सपेक्टेशंस थी और जो ग्राउंड रियलिटीज़ थी वो कैसी थी, और उनको कैसे आपने ओवर पीरियड ऑफ टाइम चेंज होते हुए देखा, क्योंकि ऑलमोस्ट 25 साल आपको सर्विसेज में हो गए। सो हाउ हैव यू सीन थिंग्स इवॉल्व? डिजिटल बैच इस कंटेक्स्ट में कि मोबाइल फ़ोन नए नए आए थे। हाँ, पहला ही बैच था, उनको मैं मोबाइल फ़ोन बैच भी कहा है। इंटरनेट नया नया आया था। इंटरनेट भी नया था, कंप्यूटर्स का जो है इन्वॉल्वमेंट ऑफिसेज में बढ़ रहा था। तो ई फाइल तक आना, बहुत 20-25 साल का टाइम चीज़ों को सीखने बदलने के लिए कम नहीं होता, काफ़ी लंबा टाइम है, सब ग्रेजुअली ही गवर्नमेंट में हुआ है। बट हाँ, अगर मैं याद करूँ तो इंटरनेट था तो हमारे लिए सूचनाएं बनाना, साइक्लोस्टाइल पे भी कुछ ऑर्डर निकलते थे, बट मेजर काम प्रिंटर पे होना तो आसान लग रहा था, पर सबको सिखाना पड़ रहा था। कंप्यूटर पे काम करने वाले सब लोग बहुत ईज़ फील नहीं करते थे।
जो बड़े लोग थे, बुज़ुर्ग लोग जो थे ऑफिस के अंदर, जो लोग रिटायरमेंट के नज़दीक थे, वो थोड़ा कन्वेंशनल होने की कोशिश करते थे। नए लोग थे वो कंप्यूटर पे करते थे, और ये नए लोगों की पूछ होना, ये अटपटा सा गैप ऑफिस में बनाती थी। बड़ी ये ह्यूमन सी चीज़ है ये। और धीरे धीरे मोबाइल फ़ोन्स पे से फिर नरेगा आया, मुझे ध्यान है, मोबाइल से मैसेज भेज करके सूचना भेजते थे, आसान हो जाता था। तो काम की ईज़ धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ी है। ई फाइल तो बहुत ही अमेजिंग लगता है कि आप जहाँ भी हैं, आप काम रुकता नहीं, आपको पता रहता है फाइल कहाँ है, पीयूसी कहाँ है। तो अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ी बढ़ उस वजह जाती। से। अकाउंटेबिलिटी तो और भी बहुत कारणों से बढ़ने लगी है। ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है। गवर्नमेंट ने, सरकार में बहुत सारी चीज़ें, आरटीपीपी एक्ट और इस तरह की चीज़ें इवॉल्व की हैं, सिस्टम बनाया है कि ट्रांसपेरेंसी खुद ब खुद आती है। आरटीआई एक बहुत मेजर चीज़ रहा, जिसके कारण, जिसको समझने में और समझाने में ही टाइम लगता है ऑफिस में आके, कि छुपाना किस लिए भाई, बता ही दो, कर ही रहे हो, और करो वैसा ही जो बता सकते होते हो। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। बट ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी ने आसान तो किया ही है, बट कॉम्प्लिकेट भी कर दिया। आपको पूरे टाइम व्हाट्सएप देखना है, आपका स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, आपको पूरे टाइम। इनिशियली जब मैंने फर्स्ट टाइम ई फाइलिंग शुरू की, तो खुद ब खुद समझ में आ रहा था कि मैं इस चीज़ में उलझ रही हूँ कि टाइम मिनिमम रहे, जो होना नहीं चाहिए था। मतलब दैट वाज़न्ट द प्रायोरिटी। ऑफ कोर्स टाइम लिमिट में हो, समझ में आता है, बट आप एक अटपटी सी रेस में घुसते हो, जैसा शॉर्ट्स देखते देखते चले जाते हैं ना, वैसे फाइल ही बार बार चेक कर रहे होते थे। बट हाँ, आसान तो है, अगर आप इस चीज़ पर कंट्रोल कर लें और विद इन द टाइम आप शेड्यूल बना लें, कर लें, तो आसान है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ओके, नई चीज़ें थी मेरे लिए भी। कंप्यूटर बहुत आसान चीज़ नहीं था, क्योंकि मैंने बहुत कंप्यूटर पे काम किया। मैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट हूँ, किताब पढ़ने वाले उसकी कैटेगरी की महिला हूँ। तो कंप्यूटर पे आज भी काम करने में मुझे उतना आसान नहीं लगता। मैं बच्चों से और साथ के लोगों से पूछती हूँ कि क्या करूँ, कैसे करूँ, समझा दो, सीख लो। इंटरेस्टिंग है। सो आरएएस का जो बेस्ट पार्ट मुझे लगता है वो है कि आपकी पोस्टिंग अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होती है, बट देन द पॉइंट इज कि उससे आप एक्सपर्ट तो नहीं होते उस डिपार्टमेंट के, बिकॉज देर आर स्पेशलिस्ट हु वुड नो मोर देन व्हाट एज एन आरएएस ऑफिसर वी वुड नो। तो किस तरह से आपको लगता है कि ये किस तरह का एक चैलेंज होता है कि वहाँ पे स्पेशलिस्ट बैठे हैं और आप उनको गाइड कर रहे हैं, आप उनको लेकर आगे बढ़ रहे हैं? ये बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हो आप। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि हर नया ऑफिस आपको नए रूल्स रेगुलेशंस पढ़ने होते हैं, सीखने भी होते हैं। हर चीज़ सबके समझ में नहीं आती, कम से कम मुझे तो नहीं आती हर ऑफिस पे उतनी। बट एक ऑनेस्टली चीज़, स्पीकिंग, हाँ, सब चीज़ पे आपकी मास्टरी नहीं हो सकती। हाँ, नहीं हो सकती। मैं सोचूं कि मैं किसी पर्टिकुलर लॉ एक्ट पे बहुत एक्सपर्टीज़ कर लूँ अपनी, और दूसरे पे भी कर लूँ, हर ऑफिस में इक्वली कॉम्पिटेंट लेवल पे जा कर के कर लूँ। बट बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, मुझे जो मेरा बेसिक फंक्शन समझ में आता है वो ये कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट ही करना है। एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट बहुत अलग होती है हर ऑफिस की। एग्जीक्यूशन की जो कन्वेंशनल प्रैक्टिस है वो भी डिफरेंट होती है। सब ऑफिस में एक जैसी फाइल पुटअप करने का तरीका नहीं होता, नोटिंग का, लेटर लिखने का तरीका भी सेम नहीं होता। बट एक चीज़ पता है कि वो लोग तो वही होते हैं जो इस सोसाइटी से उठ कर के आए हैं, वही मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, वही कलीग्स हैं, उसी तरह के सीनियर्स हैं, जिनके बीच में कुछ मैनेजरियल स्किल्स का यूज़ करना होता है, जो बेसिकली आप अपनी फर्स्ट सेकंड पोस्टिंग में सीख ही जाते हो। हर ऑफिस में डिफरेंस होगा, वेरी करेगा, लोग अलग तरह के होंगे, उनकी प्रायोरिटी अलग होगी, बट फिर भी बेसिक में कहीं कुछ वो कॉम्पिटिटिवनेस, वो कैटेगराइजेशन ऑफ स्टाफ की, कुछ बहुत एक्सपर्ट हैं, अब बिना कहे काम करते हैं, वो लादर आपके लिए काम उग जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके पीछे आपको भागना होता है कि भाई पकड़ो पकड़ो। कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा हल्का फुल्का डांटने समझाने पर कहना मानते हैं, कुछ प्रेम प्यार से पुचकारने पे करते हैं। तो इस तरह का सा जो मैनेजमेंट है ये अल्टीमेटली चाहिए ही चाहिए। लिफाफा तो देखो भैया, ऑनेस्टली मैंने कभी बंद नहीं किया। मुझे ध्यान नहीं कि मैंने किसी को कभी चार्जशीट दी हो या नौबती नहीं आई। इट्स गॉड्स ग्रेस कि मेरी टीम हमेशा मेरे साथ टीम अप हो जाती। मैनेजरियल है या कह लीजिए कुछ, वाकई कुछ अलग ही चीज़ है कि लोग बाग ये मान लेते हैं कि आप अच्छे हो तो हम आपके साथ अच्छे हैं, तो चल रहा है चल जाता है काम। हाँ, कुछ एक चीज़ें तो वाकई कई बार मैं करने के बाद ये सोचती हूँ कि इतनी चाणक्य बुद्धि कहाँ से आ गई, इतनी चतुराई क्यों लगा दी। अच्छा। ये मेरा खुद का हिस्सा आया, मेरे पर्सनालिटी का पार्ट तो नहीं है, बट होता है अपने आप निकल भी आता है, कुछ करवा भी लेते हैं, कुछ करना भी पड़ता है। बट हाँ,
अल्टीमेटली मैनेज आदमी ही करने हैं जो इस सोसाइटी से आ रहे हैं, हमारे ही आसपास के लोग हैं और हम ही जैसे लोग हैं। सब किसी को एक सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, हर किसी को थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए, एक रिकॉग्निशन, एक सेल्फ एस्टीम चाहिए कि हमने अच्छा काम कर लिया। तो टीम अल्टीमेटली इस अच्छे काम के सेटिस्फेक्शन के लिए टीम अप हो जाती है। आपके सीनियर्स आप पे विश्वास रखते हैं। मैं इस मामले में काफ़ी ब्लेस्ड रही हूँ कि इधर भी आईएएस ऑफिसर्स और आरएस ऑफिसर्स मेरे सीनियर्स, उन्होंने हमेशा मेरा बहुत हैंड होल्डिंग भी किया है और बहुत मुझे गाइड और सपोर्ट भी किया है। जो स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स हैं जो आरएएस या आईएएस के एग्ज़ाम्स लिखना चाहते हैं, उनके लिए ख़ास तौर पे मैं चाहूँगा कि एक बार आप ब्रीफली अगर हमें बता दें कि आपकी पोस्टिंग्स कहाँ कहाँ रही, सो दैट दे गेट टू नो कि ये जॉब कितना अमेजिंग है। नो डाउट। 2 बीडीओशिप की मैंने, 2 एसडीएमशिप की। मतलब मैं एक बीडीओशिप तो मैंने 2 बार एसडीएम रहने के बाद भी की। मैं बीडीओ आमेर रही, जबकि मैं एसडीएम जयपुर और एसडीएम मसूदा रह चुकी थी। मैंने सेटलमेंट में एज एएसओ काम किया। मैं रिलीफ डिपार्टमेंट में रही। मैं रविंद्र मंच सोसाइटी पे सेक्रेटरी एंड that's मैनेजर very रविंद्र different. मंच रही। हाँ, दैट वाज द मोस्ट अमेजिंग रादर। मैं फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट में रही हूँ। मैं डायरेक्टर लोकल बॉडीज़ में रही हूँ। मैं सचिवालय में 2 बार जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में रही हूँ। रिलीफ डिपार्टमेंट में रही, मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिलीफ। दैट अगेन वाज अ वेरी डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड एंजॉयड वर्किंग देयर बिकॉज ऑफ माई कलीग्स एंड माई बॉसेस। उसके अलावा अभी मैं महिला अधिकारिता विमेन एम्पावरमेंट में हूँ। उसमें डीआईजी एंटी विजन रही, डीआईजी जयपुर स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन भी रही। इलेक्शन में भी मैं रही, वो भी बड़ा अलग डिपार्टमेंट है। वहाँ जाके भी मुझे बहुत चीज़ें मेरे दिमाग में चलती थी कि कुछ ऐसा होना चाहिए या कुछ वैसा होना चाहिए, बट जो हो रहा होता है उसके साथ जो आपको लग रहा है सही है, उसका उस इनपुट को डालना, उस इनपुट को रखना का एक्सपीरियंस मुझे वहाँ हुआ और अलग था, बहुत अलग 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 ऑफिस है वो। इन सब पोस्टिंग्स में से कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस जिन्होंने आपके जो बेसिक अजम्पशंस हैं उनको चेंज किया हो, या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए? हर ऑफिस, हर पोस्टिंग के साथ ये चीज़ होती है कि आप वहाँ पर अफसर नहीं होते हो, अफसर नहीं होना होता। ये चीज़ मुझे हर जगह समझ में आई। सबसे ज़्यादा ये चीज़ मुझे रविंद्र मंच पर और अपनी वीडियोशिप में समझ आई। आपको अफसर ही नहीं करनी होती है, आपको अफसर नहीं होना होता है। उसके बिना भी बहुत अच्छा आउटपुट वो पर्टिकुलर ऑफिस सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम आपको दिलाता होता है या जॉब सेटिस्फेक्शन दिलाता होता है। मैनेजर रविंद्र मंच जब मैं थी तो शुरू में 2 दिन जॉइनिंग दी, कोई पूछने ही नहीं आता, कोई समझ जानना नहीं चाहता कौन अफसर बैठा है आकर, आ रहे से ऐसे, उनको कोई लेना देना नहीं इस चीज़ से। आपको मतलब मुझे लिटरली बाहर इनकम्प्लीट फसाड की सीढ़ियों पे जाके बैठना पड़ा, इसलिए कि लोग बाग मुझसे मिलें तो मुझे पता तो चले यहाँ हो क्या रहा है। मतलब मैनेजमेंट भी करूँ तो एटलीस्ट एक्टिविटी तो पता हो, रिक्वायरमेंट तो पता हो। अल्टीमेटली आप आते तो वहाँ की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने या मैनेज करने। मैनेजर रविंद्र मंच मंच पे बिल्डिंग तो मैनेज करनी नहीं थी, लोग बाग तो होने चाहिए। और लिटरली मेरे आसपास के लोग मेरी बड़ी मजाक भी उड़ाते थे इस चीज़ पे कि ये बावली में जाके बैठ जाती है, लोगों से कहती है आ जाओ मुझसे बात करो। बट मुझे लग रहा था कि मुझे तनख्वाह मिल रही है, मैं यहाँ बैठी हूँ, कुछ काम ही नहीं, क्या हो रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कोइंसिडेंटली राहुल गांधी जी वहाँ पर कुछ माइनॉरिटीज से कम्युनिकेट करने के लिए, कन्वर्स करने के लिए ओपन एयर थिएटर में उन्होंने एक सभासी रखी। तो बिल्डिंग घूमनी पड़ी, फैसिलिटीज़ देखनी पड़ी, और दी देन पुलिस ऑफिसर्स वहाँ आए, हमारे सीनियर्स थे या पिताजी के साथ के लोग थे, तो उन्होंने एकदम ऐसे गाड़ी में बैठते हुए ऐसे इस जगह को उन्होंने बहुत अच्छे से देखा। उन्होंने अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर किए कि हैपनिंग सी जगह होती थी, वाइब्रेंट जगह थी, बहुत अच्छा थिएटर होता था, पर तब ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। तो मेरे दिमाग में एक कीड़ा चलने लगा कि ये तो अगर रह के कुछ नहीं किया तो क्या किया टाइम ना। एक बार कभी कभी इस तरह की सी चीज़ें ध्यान में आती हैं। जस्ट बिकॉज द रीज़न कि मैं उस जगह को वापस से वैसा हंसता खेलता सा जैसा उन्होंने बताया था वैसा देखना चाह रही थी, या मुझे लग रहा था शायद कोशिश कर लूँ तो हो जाएगी। तो मुझे तो थिएटर आता नहीं है, मुझे ना आर्ट कल्चर का कोई और एक्सपीरियंस रहा है, ना मैंने कभी पढ़ा उसको। मैंने एम ही लोगों को बुला बुला के, जो मुझे दिखाए बुजुर्ग सा आदमी, समझदार सा लग रहा है, एक्टिव दिख रहा है, इसके पीछे 8-10 लोग घूम रहे हैं, इनसे बात की जाए। कोइंसिडेंटली रविंद्रनाथ टैगोर की 150th बर्थ एनिवर्सरी मननी थी, तो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट कल्चर ने कोई स्कीम निकाली कि रेनोवेशन करा लीजिए जितने भी रविंद्र मंच हर पूरे देश में 19 के आसपास हैं शायद।
तो उसको फॉर्म को भी भर दिया, अपने बॉस को कन्विंस किया, साथ में एक्टिविटी कराने के लिए कि ठीक है आपको जगह चाहिए। रविंद्र मंच बेसिकली बिल्डिंग है जो किराए पर चलती रहती है एक्टिविटीज़ के लिए। तो लोगों को इकट्ठा किया कि अच्छा ठीक है हम कोलैबोरेट करते हैं, आप करना शुरू करें। और उस गोल्डन जुबली वाला जो उस इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रविंद्र मंच का जो गोल्डन जुबली हुआ, उस पे जो मज़ेदार इवेंट उन्हीं लोगों ने, मैं सिर्फ बैठी होती थी, उन्हें अपनी कमेटी बनाई, प्रोग्राम डिज़ाइन किया और पूरा 1 साल तक ज़बरदस्त प्रोग्राम्स किए। उन प्रोग्राम्स का फ़ायदा ये हुआ कि एनएसडी ने अपना भारंगम, जो उनका इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल होता है, वो रविंद्र मंच पे किया। कावलम नारायण पन्नीकर साहब ने अपना, हमने उनको इनवाइट किया तो उन्होंने अपना थिएटर फेस्टिवल, रतन थीयम साहब ने अपना फेस्टिवल यहाँ पर किया। और जवाहर कला केंद्र से ज़्यादा एक्टिविटीज़ के साथ रविंद्र मंच पूरा 1 साल झूमता रहा। मतलब मैं अब इतना याद करती हूँ तो मुझे चिल्स आते हैं कि कैसे ये चीज़ हो गई। पर ये सच है, ये फैक्ट है कि मैंने कुछ नहीं किया था, किया आर्टिस्ट नहीं था। वही लोग जो हमेशा अलग अलग जगह बैठे रहा करते थे, सब इकट्ठे थे। और भैया आपने वहाँ वो माहौल दिया, मैंने तो क्या माहौल दिया, उन्होंने सिस्टम खुद से बनाया। बनाया। मुझे तो बस, मैंने तो कहा कि मुझे इसको जीवंत देखना है, उन्होंने उसको जला नहीं, दिया। आई स्टिल रिमेम्बर एक आर्ट एग्जीबिशन भी बिल्कुल वहाँ हुई बिल्कुल, थी मॉडर्न जिसमें आर्ट हम देखने आए गैलरी जो थे। थी उसके रेनोवेशन पे काम किया। एयर कंडीशन, मतलब पुराना कूलिंग प्लांट था उसको हटा के एसी लगाया, उसमें सफाई कराई उसकी। बहुत बहुत बजट नहीं होता था हमारे पास, और इतने बजट की मुझे लगता है अगर वो सब कुछ हो सकता है तो रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। बट वाकई लोगों ने बहुत, और जो टीम अप हुए, वो टीम अप होना मुझे मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट लगता है। वो बहुत मज़ेदार तरह से उन लोगों ने तो मेमोरेबल बना दिया उन्होंने मेरी उस पोस्टिंग को। और वाकई वहाँ अफसरी ना, तो उन्हें अफसर चाहिए होता है ना, आपको अफसरी करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि अफसरी करने की ज़रूरत नहीं होती नौकरी में। कई बार ऐसी चीज़ें, इंस्टेंसेस होते हैं कि लगता है करनी पड़ती भी है, बट बहुत अलग। तो वो एक एक्सपीरियंस था कि बिना अफसरी किए भी ऑफिस चलता है और बहुत शानदार चलता है। मतलब वो वहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है ये आप उस ऑफिस में जाकर डिसाइड ही कर पाते हो। मैं पहले से एक सेट नोशन के साथ किसी जगह जाके काम नहीं कर सकती। इट वेरीज, इट डिपेंड्स। बट हाँ, सेम चीज़ वीडियोशिप के साथ थी। नरेगा शुरू हुआ, दिमाग में ऐसा फ्रेमवर्क लगाया कि पता नहीं कितना कागजी कार्रवाई करनी है और आप गाँव में क्या आमूल चूल परिवर्तन कर देंगे, लेकिन वहाँ की छोटी छोटी सी रिक्वायरमेंट्स ही बहुत डिफरेंट होती हैं। लोग बागों को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए उनको भी समझ में नहीं आ रहा होता, और आप उनको समझाना चाहें तो चीज़ें कुछ अलग ही शेप में होती हैं। वीडियोशिप में भी लगता था कि लेट देम कम विद देयर ओन डिमांड और देयर थिंग। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक यूनानिमस ओपिनियन और एग्रीमेंट हो उनका, लोगों का, कि हाँ ये चीज़ पर हम एग्री कर रहे हैं, तब तो वो उसको अवेयर के संभाल करके लेंगे और काम में लेंगे। ज़बरदस्ती आप कुछ थोप दें, नहीं चलेगा। वीडियोशिप भी वैरायटी वैरायटी के पॉलिटिशियंस, हर लेवल के। रूरल डेवलपमेंट में भी ये इवोल्यूशन मैंने देखा है कि पहले सरकार अपनी तरफ से स्कीम्स लाती थी एंड ग्रेजुअली थिंग्स चेंज, कि लोग बेहतर समझते हैं कि उनके लिए क्या बेटर है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो ट्रांजिशन आया। दोनों चीज़ें हैं भैया। पहली चीज़ तो ये कि मैं कोई ऐसी चीज़ आपको दूं जिसकी आपको ज़रूरत है, आप उसे अवेयर के रखेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे। अदरवाइज़ मैं कोई ऐसी चीज़ आपको दे दूं जो आपके काम की नहीं है तो बड़ी ख़राब ही होगी। दूसरी चीज़, पहले प्लानिंग लोकल और ब्रॉडर। अब कुछ कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि जैसे रोड नेटवर्क्स का मामला है या बाकी चीज़ों का है, तो वो आपस में कोलेट करती हैं, जुड़ती हैं, है ना। एक एक ब्रॉडर पॉलिसी या फ्रेमवर्क या प्लानिंग के तहत चीज़ें होती हैं और वो कैस्केडिंग फॉर्म में नीचे तक जा रही हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप ठीक से कर रहे हो, कोई चीज़ इस लाइन में फिट इन हो रही है, तो डेफिनेटली यूज़ होगी तो मेंटेन भी होगी। कोई ऐसी चीज़ मैं आपको अचानक जब बना कर दे दूँ या कोई ऐसी स्कीम या पॉलिसी आपके माथे डाल दूँ जिसको कि आप एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं हो, तो या आपकी उतनी यूटिलिटी नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि करना है तो कर दिया है, तो नहीं होता। बट पंचायती राज या रूरल डेवलपमेंट में नो डाउट पंचायत लेवल, पंचायत समिति लेवल पे चीज़ें प्लान होती हैं और रिक्वायरमेंट बेस होती हैं, तो डेवलपमेंट दिखता भी है, डेवलपमेंट दिखता भी है। अब आपकी जो डीआईजी एंटी इवेजन वाली पोस्टिंग थी उसकी अगर बात करें, क्योंकि रेवेन्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रन अ कंट्री और रन गवर्नमेंट, सो रेवेन्यू जनरेट होता है और वो इवेजन भी उसका होता है। तो आपने जब उस पोस्ट पे काम किया तो क्या एक्सपीरियंस रहा कि किस तरह के चैलेंजेस या ऑब्स्टेकल्स रहते हैं, पॉलिटिकल विल या टेक्निकल या करप्शन,
क्या इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये इतना गैप होता है, और उसको कैसे आपने कम किया उसके आपको? भैया डीआईजी एंटी इवेजन की जो पोस्टिंग है वो मेरी बहुत ही मन से ढूंढी हुई या कह लीजिए चाही हुई पोस्टिंग थी, बिकॉज मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट या फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें कम समझ में आती हैं। इट इज़ बेसिक थिंग। तो मुझे हमेशा से ये लगता था कि फैसिनेट भी बहुत करती थी, क्योंकि आपको लगता है एडमिनिस्ट्रेशन में फाइनेंस डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग होता है, तो मैं वहाँ की पोस्टिंग करना चाहती थी। पहले मैं डीआईजी सेकंड रही, डीआईजी सेकंड स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन। तो वहाँ पोस्टिंग हुई तो मुझे लगा मुझसे काम नहीं होगा, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, खरीदना बेचना, हिसाब किताब, पैसे, गणित, ये सब चीज़ें। और बड़े बड़े MPR जाते थे और स्टैम्प की ड्यूटी का कैलकुलेशन शेड्यूल से पढ़ो, और मुझे लगता है गणित तो बिल्कुल बस की नहीं, आई एम नॉट वेरी गुड एट मैथमेटिक्स, सो इट वाज अ वेरी टफ टास्क फॉर मी। लेकिन जब वहाँ नौकरी की तो मुझे समझ में आया इतना मुश्किल भी नहीं है। आसपास अगर टीम अच्छी है और थोड़ा सा स्टैम्प एक्ट बहुत बड़ा एक्ट नहीं है, तो जल्दी से आ गया समझ में, तो और आई जो कुड डू बच्चे दैट। मैथमेटिक्स से भागते हैं उनको ये समझना चाहिए कि हर जगह काम आती है। नहीं, मैथमेटिक्स से काम आती है, और आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग का लेवल अगर नॉर्मल सा भी है तो भी आप चीज़ें कर सकते हैं, उससे भागने की ज़रूरत नहीं है। मैं लिटरली आंखों में आंसू लेकर के गई थी जब मैं ज्वाइनिंग देने गई थी। मुझे उससे पहले मैं DLB में थी और मैं वहाँ का काम बहुत इन्जॉय कर रही थी, बिकॉज वो कोर एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, विधानसभा और कुछ इस तरह की सी चीज़ें, बेसिक एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑल दैट। तो वहाँ से फिर इस टेक्निकल चीज़ में जाना, वो भी ऐसा ऑफिस की समझ में आता है करप्शन बहुत है, ये वो जो भी आसपास के लोगों ने सुनाया तो मेरे पैर से कांप रहे थे। मुझे लगा तो गलत जगह फंस रहे हैं, अपन जाके फंस ना जाएं या कुछ ऐसा ना हो जाए कि आप यू गेट अ बैड नेम। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो एक तो वहाँ का स्टाफ बड़ा बहुत ही स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की का जो वर्क कल्चर है वो बड़ा डिफरेंट है। बहुत तरीके से बात करेंगे आपस में ऑफिसर, और एक ऑफिस का अपना एक जो कन्वेंशनल तरीका है काम करने का, बड़ा सिस्टमैटिक सा है। तो उसको समझना और उसको सीखने में बहुत टाइम नहीं लगा। कोइंसिडेंटली स्टाफ बहुत अच्छा था, तो वो मेरे उस थॉट से अलाइन कर पाए कि प्रायोरिटी मेरी क्या है, तो अकॉर्डिंगली बिहेव करें। तीसरी चीज़, तब बॉसेस बहुत ज़बरदस्त थे, तो वो बहुत काम, हाँ वो डेफिनेटली आपको कोई काम के लिए पुल करता है, आपको बार बार चीज़ें पूछते हैं, आपको टास्क देते हैं, तो आप चाह करके अनचाहे उनको सीख लेते हैं। और आपके अगर उनमें निष्ठा है कि नहीं यार ये बॉस अच्छे हैं और आप कहेंगे अपनी बात तो वो सुनेंगे, जो मेरी सुनते थे, तो कॉन्फिडेंस का लेवल अलग होता है, आप चीज़ें सीखते भी हो और आप और दो एक्स्ट्रा चीज़ करने की कोशिश भी कर रहे होते हो। तो मीनवाइल ये रहा, और वहाँ से कुछ बेसिक चीज़ें, कमियाँ मुझे उस स्टैम्प्स रजिस्ट्रेशन और एंटी इवेजन से रिलेटेड समझ लीजिए समझ में आई। क्योंकि एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन होता है, एक खेत खरीदा है, खेत बेचा, एक प्लॉट खरीदा, प्लॉट बेचा, और एक कंपनी ट्रांजैक्शंस होते हैं, बड़ी कंपनीज जो हैं उनके ROC से रिलेटेड या उनके आपस के ट्रांजैक्शंस जो हैं, वो उनके शेड्यूल में आर्टिकल्स भी डिफरेंट हैं और उन पे ड्यूटी का कैलकुलेशन भी अलग तरह होता है। और वो हर किसी को समझ में नहीं आ रहा था SR लेवल पे और DIG लेवल के ऊपर। उसको लेकर बहुत, क्योंकि कम केसेस होते हैं, थोड़ी सी टेक्निकल कैलकुलेशंस होती हैं, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स या आर्टिकल्स इन्वॉल्व किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में बहुत होते हैं, चेन डॉक्यूमेंट बहुत सारे होते हैं, इंग्लिश में होते हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है हर सरकारी ऑफिस में। हाँ, कंपनीज अपने जो हाँ लिखती हैं, मर्जर डिमर्जर है, अमलगमेशन है, तो इन चीज़ों के, या इवन लोन एग्रीमेंट्स उनके हैं, तो इनको डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना ही अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता था। और इन पे स्टैम्प ड्यूटी का कैलकुलेशन बहुत ही अलग तरह से कर रहे थे सब लोग। गलत सही की हम बात नहीं करेंगे, बट हाँ डिफरेंट था, उसमें एक बहुत वेरिएशन था। तो जब हम भी उन केसेस को, मेरे ऑफिस में भी जब मैं डिसाइड कर रही थी, तो मैं 4 बार 5 बार जिन लोगों को, जो एक्सपर्ट्स हैं इनके, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में या बाहर, उनसे मैं पूछती थी कि मैं गलत तो नहीं कर पा रही, ये ठीक तो है क्या, ना तो मैं ज़्यादा कैलकुलेट कर दूँ ना मैं कम छोड़ दूँ। दोनों ही केसेस में डिससेटिस्फेक्शन भी होता है और गलत भी होता है। तो उस दौरान मुझे समझ में आ रहा था, तो एक आइडिया जो हमारे सीनियर्स थे उनसे बात करते हुए निकल के आ रहा था कि एक अलग, इसके लिए तो ट्रेनिंग प्रॉपर हो, या एक अलग ऑफिस हो जो इनको केसेस को डील करे। नहीं तो ये, क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में या DIG ने कम कैलकुलेशन पे, जो उनकी समझ के हिसाब से बेस्ट किए, उस पर अगर केस डिसाइड किया है, तो वो आपके सामने आके कहेगा कि देखो ये मेरा केस डिसाइड हुआ या मेरा मैंने रजिस्ट्री करवाई हुई है, मैंने ये ड्यूटी पे की है, आप ज़्यादा कैलकुलेट कर रहे हो।
तो ये जस्टिफिकेशन बड़ा भारी पड़ता है कि आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा क्यों हो रही है, आपने 6 डॉक्यूमेंट्स क्यों निकाल लिए उस चेन में, या पुराने नए पे अलग अलग कैलकुलेशन क्यों कर दिए, टेक्निकल है कंपैरेटिवली। तो ये दिमाग में रहता था कि यार ये तो अलग होना चाहिए। ये आइडिया फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी लिया और लेटर ऑन बाद में जाकर के ये एक नया ऑफिस क्रिएट हुआ। मुझसे पहले जिनके पास था वो एडिशनल चार्ज की तरह था, फुल फ्लेजेड नहीं था। मैं पहली DIG एंटीविजन थी जो फुल फ्लेजेड उस जगह पर गई थी। तो उस ऑफिस की कल्चर स्टेब्लिश करना प्लस एक मैकेनिज्म डेवलप करना, क्योंकि बिल्कुल कुछ ज़्यादा वो हुआ नहीं था, प्लस लोगों को ये बताना कि अच्छा ये ऑफिस हो गया है, क्योंकि छोटा आदमी करता है छोटा इवेजन। बड़ी कंपनीज जो हैं उनके ट्रांजैक्शंस इनिशियली जहाँ पे भी वो पर्टिकुलर केस इनिशिएट हो रहा है वहाँ आप नहीं हो, वो आप बाद में सीन में आते हो। डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो गया, बाद में आपने पकड़ा, या आपके नोटिस में बाद में आया, आपने न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ी कि अच्छा कंपनीज का मर्जर हो गया, आपको मालूम ही नहीं है। तो ये पीछे से पकड़ने की चीज़ हमेशा मुश्किल होती है। और इतनी बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़े बड़े लोग MNCs भी हैं, तो उनके पास उतनी ही लीगल सपोर्ट भी होती है और उतनी आपके पास जगह है जाकर के अपनी बात कहने की भी। तो वहाँ पर ये हमेशा मुझे लगता था किसी भी तरह ऐसा सिस्टम या मैकेनिज्म डेवलप कर दूँ कि इनके लिए मैंडेटरी हो जाए कि जब आप कागज़ लिख रहे हो, तो आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, शेड्यूल से रिलेटेड किसी भी, हाँ, तो वो पहले आ जाए, वो पहले आ जाए। ये कोशिश हमने एज DIG सेकंड जयपुर भी करने की कोशिश की थी कि जिन भी लोगों से सीनियर से बात करके कि सर ये पहले क्यों ना हो जाए, JDA का पटा पहले हमारे पास आ जाए, उसमें पहले से स्टैम्प ड्यूटी का लगा दें, हाँ, कैलकुलेशन हो। बहुत सारे टाउनशिप पॉलिसी से रिलेटेड इश्यूज थे जिनके अंदर मुझे लगता था कि सर ये इवेजन का पॉइंट है, टाउनशिप पॉलिसी तो नहीं मान रही बट स्टैम्प एक्ट तो मानता है, उसके अकॉर्डिंग तो उन चीज़ों पर डिपार्टमेंट्स को लिखना भी शुरू किया। और ये सेम चीज़ एंटी इवेजन पे भी हुई। मेरे जो भी IGs रहे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ROC से हमने बार बार जा कर के बात की, डेटा लेना शुरू किया, और लाइबिलिटी क्रिएट होने, लाइबिलिटी ख़त्म होने, कंपनीज़ के मर्जर डीमर्जर से रिलेटेड चीज़ों पर, और सबसे बड़ी चीज़ बैंक लोनिंग पर, वो भी एक बहुत मेजर पार्ट है जिस पे मुझे लगता है हमें बहुत डेप्थ में काम करने की ज़रूरत है, कर भी रहे हैं, और उसको सिस्टमेटाइज करने की ज़रूरत है कि जहाँ पर कि कंपनी से लोन लेने पर भी स्टैम्प ड्यूटी, और उसके बाद भी, और ये तो चेन में चलता है, लोन जो है बढ़ता है कम होता है, इन सब पे नो डाउट वहाँ की टीम बहुत इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट है और डेफिनेटली अच्छा कर ही रहे होंगे। बट हाँ, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग ऑफिस था, और काम करने में बहुत मज़ा आता था, क्योंकि हर दिन आपको लगता था कि अच्छा आपने 4 नए केस पकड़ लिए, नोटिस जारी किए, आपके पास आ रहे हैं, आप केस डिसाइड करते हो, आप कन्विंस करते हो कि ये ड्यूटी आपको देनी है, बनती है। आपको नहीं पता था, कोई बात नहीं, आप इवेजन या चोरी मत कहिए उसको, बट लाइबिलिटी है तो बनती है, तो करनी चाहिए। अब बात करते हैं एज कमिश्नर विमेन एम्पावरमेंट। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि एज अ विमेन आपने 25 सालों में कभी डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, किस तरह का वो रहा, और उस एक्सपीरियंस से अब आप इस पोजीशन पे हैं कि बीइंग कमिश्नर विमेन एम्पावरमेंट, मुझे लगता है बहुत एम्पावर्ड पोजीशन है जिसमें बहुत कुछ करने का स्कोप तो ऑब्वियसली है, बिकॉज वी ऑल नो कि हम भारत को में नारी को बहुत सम्मान देते हैं, बहुत देवी की तरह पूजते हैं, बट उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी उतना ही होता है हर लेवल पे। सो उस पोजीशन पे आके आपके क्या प्लान्स हैं, किस तरह का अभी तक का एक्सपीरियंस है, एंड बिफोर दैट कि आपका एक्सपीरियंस 25 साल में कैसा रहा? कहीं आपको लगा कि बीइंग अ विमेन कुछ चैलेंजेस एक्स्ट्रा होते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपकी नौकरी में आपको कैसे लिया जाएगा, आप कैसे ऑफिसर होंगे, क्या डिस्क्रिमिनेशन फेस करेंगे और क्या नहीं, ये शुरू के 4-5 साल में तय हो जाता है। शुरू के 5 साल की नौकरी आपने जैसे कर ली, अपने आप को जैसा प्रेजेंट कर दिया, आप पूरी नौकरी उम्र उसी तरह ट्रीट किए जाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कह लीजिए या मेरा अंडरस्टैंडिंग कह लीजिए। वेरी क्रूशियल एंड लॉजिकल पॉइंट। मतलब किसी भी ऑफिस में आज की तारीख में, जिस भी नए ऑफिस में आपकी पोस्टिंग होती है, आप जब वहाँ जाते हैं उससे पहले आपकी जन्म पत्री वहाँ के ऑफिस को पूरी तरह पता होती है, और वो उसी तरह आपके साथ बिहेव करते हैं कि आप गुस्सैल हैं, आप पोलाइट हैं, आप हम्बल हैं, या आप
किस तरह बिहेव करने वाले हैं, तो स्टाफ बिल्कुल उसी तरह आपको ट्रीट कर रहा होता है। सेम चीज़ आपके सीनियर्स के साथ भी है, उनको भी पता है कि अफसर अच्छा है कि नहीं है, कुछ कुछ जो कमी नफ़ा नुकसान सब पहुंच रहा होता है। तो शुरू के 5 साल की नौकरी में कोइंसिडेंटली मैं अकेली थी। मेरे हस्बैंड जो हैं वो तैयारी व्यारी कर रहे थे और आई हैड नो अदर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो आई कुड डिवोट ऑल माई टाइम टू माई ऑफिस। जैसा जब कहा हाजिर हो गए, कर लिया, मना किया नहीं कभी किसी काम के लिए। तो डिस्क्रिमिनेशन तब होता जब ये मुझे कहा जाता, या तो मैं कह रही होती कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊँगी, या अगला ये सोचता कि नहीं अवेलेबल नहीं होगी। दोनों ही केसेस में ऐसा नहीं था, मैं हाजिर भी थी और अगले ने मुझे बराबर का काम दिया भी। तो मुझे वो बीइंग अ वुमेन डिस्क्रिमिनेशन वो मैंने फेस नहीं किया। और किसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन की कोई स्कोप जनरली नहीं ही थी। कुछ एक चीज़ें तो डीपली एम्बेडेड इन इंडियन सोसाइटी हैं और वो रहेंगी, जिसमें कास्ट भी है और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, तो वो होंगी। बट मुझे लगता है सामने वाले आदमी आपको उस तरह लेते हैं जैसा आप उनको अपने आप को लेना अलाउ करते हो, ठीक है। अगर मैं कहूँगी कि नहीं आप मुझे बहुत ही फेमिनाइन तरह से लें, मेरा बिहेवियर इस तरह का हो, या मैं एक्सपेक्टेशन आपसे रखूँ, तो होगा। मैं ना तो कभी एक्सपेक्ट कर रही थी कोई मुझे बहुत ही टेंडर वुमेन की तरह ट्रीट करे, और ना मैंने खुद को उस तरह कभी रखा, तो शायद ये चीज़ डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं किया। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि मजबूती आती अंदर से ही है। बाहर के लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पुल कर सकते हैं, कुछ लोग पुश भी करते हैं, बट फिर भी स्ट्रॉन्ग आपको होना होता है। तो पहली चीज़ तो दिमाग में ये कोई भी जना जो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनना चाह रहा है, वो ये मान के बैठे कि खुद को कमज़ोर मानना और अगले के सामने कहना कि नहीं ये मेरा वीक पॉइंट है, ये खुद ही छोड़ना पड़ेगा, छोड़ देना चाहिए। इसके साथ आना ही नहीं चाहिए कि आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी, चाहे वो जेंडर के कंटेक्स्ट में हो, चाहे वो कास्ट के कंटेक्स्ट में हो, चाहे रिलीजन के कंटेक्स्ट में हो, चाहे फैमिली बैकग्राउंड के कंटेक्स्ट में हो, लुक्स के कंटेक्स्ट में, उसको छोड़ दीजिए। छोड़ छाड़ के आइए सब, उसको कभी ओढ़ के मत रखिए। क्योंकि जिस दिन आप इस चीज़ को कहते हैं कि नहीं मैं ये नहीं मैं ये हूँ, उसी दिन आप उसके साथ कुछ प्रीजुडिसेस और कुछ फ़ायदे दोनों चीज़ें रखना शुरू करते हैं। दोनों ही चीज़ें जब हटती हैं या कम होती हैं तो बुरा लगता है। तो ये तो करो ही मत, बिल्कुल ना करो, कोई किसी को नहीं करना चाहिए। जितने भी लोग एस्पायरेंट्स भी हैं जो एस्पायर कर रहे हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेशन में आए, ये छोड़ के आएँ। ना तो सामने वाले को महिला पुरुष की कैटेगरी में कैटेगराइज करें और ना खुद को करें, मत ही करें। हाँ, ये तय चीज़ है कि सोसाइटी में कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी बनी हुई ही हैं। थोड़े दिन पहले मैं अपने किसी सीनियर के सामने एसोसिएशन से रिलेटेड किसी क्या कहना डिमांड को लेके जब गए थे, तो भी ये बात कर रहे थे। ये साड़ी और दुपट्टा ये सोसाइटी ने मुझे दिया है, मैंने मेरी अपब्रिंगिंग का पार्ट है, और इसके बिना आप मुझे एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। जिनको मुझे एडमिनिस्टर करना है वो भी नहीं करेंगे। मेरी औपचारिक पोशाक का हिस्सा है ये। तो इसको अगर आप कोई छेड़ के भी जाता है तो एक सेल्फ रेस्पेक्ट या एक रेस्पेक्ट हर्ट होती है। तो उसका ध्यान रखना हमारे आसपास के पुरुषों की भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, और नहीं होने पर मुझे इस पर एक्शन लेना भी चाहिए। तो ये चीज़ें जो कन्वेंशनली इस्टेब्लिश हैं, सोसाइटी के पैटर्न में हैं, उनको हमें एक्सेप्ट करना, मेंटेन करना भी हमारी जिम्मेदारी साथ में बनती है। ये भी एग्रीमेंट है। बात रही वुमेन एम्पावरमेंट की, तो ये बड़ा इस ऑफिस में आके ना बड़ा अलग सा एक्सपीरियंस हुआ। बाहर भी दिखता है, घर में भी दिखता है, सब जगह दिखता है। महिला आती है रोती हुई, और मुझे उसको देखते ही गुस्सा आता है कि तू रो क्यों रही बहन। मतलब दूसरी तरफ करेज नहीं है, गला रुंध रहा है, आंखों में आंसू भरे हैं, हाथ कांप रहे हैं, इतनी हिम्मत नहीं कि सामने एक महिला अधिकारी बैठी उसी के पास जाकर के अपनी बात दमदार तरीके से कह सकें। फिर उसके साथ आए हुए पुरुष, फिर वो मुझसे डांट खाते हैं लिटरली कि आपने क्या सिखाया 18-20 साल इस बच्चे को या इस लड़की को। जिम्मेदारी थी हमारी हर चीज़ पे, अंदर से आप ये सीख करके पले बढ़े हैं कि आप वीक हैं। तो आपके आसपास के लोग क्या कर रहे थे, वो क्यों नहीं आपको ये चीज़ समझा पाते हैं। ये लर्निंग मेरे घर पे भी होती है मेरी बेटी को हमेशा, कि रोना नहीं है, और कोई किसी में इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि आपको रुलाए, डराए या धमकाए। डर किस चीज़ का। बच्चों के साथ आप ट्रीट ही ऐसे कर रहे हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कि एक तो चांटा मारा और एक डांट लगा दी। 2 चीज़ें सिखा दी कि तुम चांटा मार सकते हो और खा भी सकते हो। जिस किसी को भी आप थप्पड़ दिखाते हो, मारते हो, या आप डांट रहे हो, उसको आप डांट खाना भी तो सिखा रहे हो और साथ में डांटना भी सिखा रहे हो। तो ये तो कल्चर का ही पार्ट हो गया, ये तो आपके सेंस्कृताइजेशन का पार्ट है रादर।
तो लड़कियों को, वाकई महिलाओं को, सबको ये सीखने की ज़रूरत है कि सिर्फ ये नहीं कि आप किसी के बराबर हो रहे हो, अंदर से एक वो ताकत, मजबूती चाहिए, वो होनी चाहिए। फिर वो कारण कि किन चीज़ों से ताकत आती है, तो बच्चों को तो इस चीज़ से ही आएगी, आपको समझाना पड़ेगा कि डरना नहीं और डराना नहीं है, ठीक है। एक फिजिकल फिटनेस, नो डाउट इट मैटर्स अ लॉट, शरीर मजबूत होना चाहिए, अच्छा खाओ, एक्सरसाइज करो। ये पता नहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम और इन सब चीज़ों का मैंडेटरी पार्ट यूएस की तरह बनना चाहिए। इट्स हाई टाइम नाउ, बन जाना चाहिए, आपके रफ्त में होना चाहिए। ब्रश करना है, मुंह धोना है, बाल बनाना है, नहाना है, और 2-3 घंटा एक्सरसाइज भी करनी है। किसी भी तरह की ऐसी फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स में आपको इन्वॉल्व होना चाहिए कि आप शरीर से मजबूत रहो। शरीर मजबूत होते ही मन बुद्धि मजबूत हो जाती है। तीसरी चीज़, आपको अर्न करना, खुद की अर्निंग करना आना। हाँ, आपको, महिलाओं को पैसा कमाना सही तरीके से, एक स्टेबल तरीके से, ये सिखाने की ज़रूरत है। इस ऑफिस में नो डाउट एक एक पर्टिकुलर पूरा सेक्शन है, एक सीनियर ऑफिसर हैं जो इस चीज़ पे काम करते हैं, और हम लगातार कोशिश करते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं और नई चीज़ें भी इसमें जुड़ें। जिस दिन आप महिलाओं को खुद के खर्चे लायक कमाना भी सिखा देंगे, वहाँ शायद ये मजबूती आ ही जाएगी। एक चीज़ महिला होने के नाते, ये मुझे बहुत बाद में जाके समझ में आया कि खाना बनाना, घर का काम करना, घर के मेंबर्स की टेक केयर करना, बच्चों को पढ़ाना या उनका ध्यान रखना, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, ये मेरी चॉइस है। इसके बिना मैं खुश नहीं रहती। आप किसी भी महिला को इन चीज़ों से अलग कर दें तो शायद वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट और डिससेटिस्फाइड सा फील करने लगती। मे बी आजकल की मॉडर्न जनरेशन की शायद ऐसा नहीं है, या कुछ परसेंट हमारे साथ का भी ऐसा रहा होगा, बट समहाउ ये भी शायद घर से या परिवार से या कल्चर से सीखता है आदमी की। मुझे कोई घर में बीमार है और मुझसे न पूछे कि क्या दवाई लूँ, तो मुझे लगता है अरे ये तो मेरा अपमान हो गया। ये तो मुझसे पूछो, और करने पे मुझे अच्छा लगता है, मतलब आई एन्जॉय डूइंग। तो पैरेलल यहाँ पर वो कंपैरिजन ख़त्म कर दीजिए कि घर पे पुरुष कर रहा है, मुझे दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं, ये चॉइस है। दफ्तर में जिस तरह मैं काम करती हूँ, ये मेरी चॉइस है। उसी तरह घर गृहस्थी की संभाल भी मेरी चॉइस है, और मुझे आता है बेहतर करना, मैं क्यों ना करूँ, जिसको बेहतर आता है घर में कर ले। तो ये एम्पावरमेंट, वो भी मेरा एम्पावरमेंट ही है जो मैं घर पे कर रही हूँ। उसके बिना भी मैं बहुत पावरलेस फील करती हूँ। मेरी रसोई मेरे कब्जे में हो, कपड़े धुलने मेरे कब्जे में हो, घर पे जो हाउस हेल्प है वो मेरे कब्जे में हो, ये भी एम्पावरमेंट है। आई लर्न अ लॉट आउट ऑफ दैट। बहुत सारी बार बहुत सारी चीज़ें अचानक होती हैं और आपको मैनेज करनी होती हैं। ऑफिस भी जाना है, अस्पताल भी जाना है, कोई बुजुर्ग भी आ गए हैं, कोई घर से गाँव से मेहमान भी आपको अलग तरह की एक्सपेक्टेशंस के साथ हैं, यू नीड टू मैनेज। तो अल्टीमेटली है तो मैनेजरियल स्किल का ही पार्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ही है, बट दैट इज़ ऑल्सो माई पार्ट। वो मेरा हिस्सा है, वो मेरा इलाका है, नीड टू टेक केयर ऑफ इट। तो ये चीज़ दफ्तर में भी उसी तरह कोशिश करती हूँ मैं लोगों को समझा दूँ। बहुत एक्चुअली मीडिया इस चीज़ पर बहुत वो रहता है, आप दूरी दूरी क्या होती है, घर में भी तो कर रहे थे, आप स्कूल कॉलेज जा रहे थे तो घर पे काम नहीं कर रहे थे क्या, या आपने मायके में काम नहीं किया क्या, कर तो वहाँ भी रहे थे, तो यहाँ आकर के क्यों लग रहा है, या ऑफिस में आके ऐसा क्यों लग रहा है। तो हम बचपन से करते आए, घर का काम, बाहर का काम, घर पे जो भी मम्मा की मदद करना और पढ़ाई करना। तो ये शादी के बाद या नौकरी में आने के बाद ही हाउ कम दैट इट हैज बिकम दैट डुअल काइंड ऑफ स्टैंडर्ड। ये तो सोचना बंद कर दें इन चीज़ों पर। जितना मैक्सिमम चीज़ों पर आप अपना काम कर सकते हैं, अपना से रख सकते हैं, आप एक्सपर्टीज़ कर सकते हैं, कर लेनी चाहिए। अपनी हॉबीज़ भी पाल लेनी चाहिए ताकि कंप्लीट तो फील करें। ज़रूरी है। तो एक सर्कुलर के बारे में मुझे पता चला था कि जब आप जीईडी में थे तो एक डिग्निफाइड ड्रेस कोड और स्टाफ कल्चर को लेकर आपने एक इनिशिएटिव लिया था, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ये एक मिथ है। अच्छा, बेसिकली जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट डज नॉट व्हील दी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। नाम ऐसा है कि सामान्य प्रशासन को सामान्य तौर पर डील कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सिविल एविएशन, कैबिनेट, प्रोटोकॉल, सर्किट हाउसेज और स्वतंत्रता सेनानी और ये 15 अगस्त 26 जनवरी वाले फंक्शन, इस तरह की चीज़ों को डील करता है। रेजिडेंसेज एंड ऑफिसेज, राइट, गवर्नमेंट अकोमोडेशन। तो ये स्टाफ के, ऑफिसर्स के जनरल कोड को डील नहीं करता। तो ये तो पहली तो गड़बड़ यहीं सामान्य प्रशासन नाम से शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़, वो सर्कुलर भी नहीं था बेसिकली।
मेरा स्टाफ, मेरे जो डिफरेंट सेक्शंस हैं नीचे जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में प्रोटोकॉल को डील कर रहे हैं, सर्किट हाउसेस को डील कर रहे हैं, कैबिनेट को डील कर रहे हैं, सिविल एविएशन को डील कर रहे हैं, तो मैंने अपने सबॉर्डिनेट, मैं 2-4 जगह जब सर्किट हाउसेस विजिट करने गई तो कुछ ड्रेस उस तरह का सा नहीं लग रहा था। और हाँ, डिसेंट कहना चाहिए एक्चुअली। बहुत तेज़ी से जीन्स टी शर्ट और इस तरह के कपड़ों ने दखल किया है, और ये दोनों जेंडर्स पे किया है। मतलब यहाँ पे भी एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लड़कियों का पहनावा भी बदला, लड़कों का भी बदला। फॉर्मल्स जो जिन्हें, क्योंकि मैं उस फैमिली से आती हूँ जहाँ पे फॉर्मल क्लोथिंग इज़ वेरी स्पेसिफाइड, तो मैंने तो सिर्फ उन स्टाफ वाले लोगों के लिए ही ऑर्डर, ऑफिस ऑर्डर था, वाजंट अ सर्कुलर, इट वाज बेसिकली एन ऑफिस ऑर्डर फॉर देम कि आप, चूंकि वो सारे दिन वीआईपी से डील कर रहे हैं, आउट ऑफ स्टेट वीआईपी से डील कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के वीआईपी से डील कर रहे हैं, हाँ, तो उनके लिए ये चीज़ थी कि ध्यान में आया है कि नहीं हो रहा है तो आप एक फॉर्मल ड्रेसअप में रहें। उसको कुछ मीडिया के लोगों ने बड़े पॉजिटिव सेंस में, मैं कोई नेगेटिव चीज़ नहीं बोलूँगी बिकॉज आई नो देम पर्सनली, और मेरी उनसे उसके बाद भी रात को ही मुझे तुरंत बात करके उसमें एक संशोधन के लिए भी उनसे बोलना पड़ा कि अब बस करो। अच्छा, ओके। हाँ, ये वो नहीं था। हाँ, बट ये तय है, ये पर्सनल चॉइस का इशू है, फॉर्मल ड्रेसअप होना चाहिए। जब आप अपनी शादी में शेरवानी जोड़ा पहनते हो और लहंगा ओढ़ना पहनते हो, या आप कहीं किसी के गलत मरने पर जाएंगे तो आप कभी भी ऐसे सजे धजे कपड़ों में नहीं जाते। तो वेशभूषा, खान पान, बैठना उठना, रहन सहन, एम्बियंस, नो डाउट इसका इम्पैक्ट आपके मेंटल फ्रेम पर, आपके एग्जीक्यूशन पे पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, सबको रखना चाहिए, हमें घर पे भी रखना चाहिए, हमें बाज़ार में भी रखना चाहिए, हमें ऑफिस में भी रखना चाहिए। एक फॉर्मल सेटअप में ब्लैक एंड वाइट में लिखी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने, जो कि बड़े लार्जर ग्रुप के बेनिफिट्स के लिए या उनके दिए टैक्स के पैसे के एग्जीक्यूशन से डील हो रहा है, तो उनकी सैंक्टिटी मेंटेन होनी चाहिए। जनरल सर्कुलर नहीं था, कोई कंपल्सिव नहीं था, तो उसका कोई आफ्टर इफेक्ट आना भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट हाँ, मेरा स्टाफ कन्विंस था, आई एम मोर देन हैप्पी। ओके, सो अब बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की ही। अगर आगे चलकर थोड़ा बात की जाए तो आप पहली महिला जनरल सेक्रेटरी हैं राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो एसोसिएशन है उसकी भी। तो ये एम्पावरमेंट कैसे हुआ और अब आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं? देखिए भैया, ये बेसिकली विमेन एम्पावरमेंट तो कम है और नीतू एम्पावरमेंट ज़्यादा है। बेसिकली मैं आपको पहले भी बता रही थी कि जो मेरे सीनियर्स हैं आरएस ऑफिसर्स, जो 94 से लेके 99 बैच, मैं 2001 बैच, उन सारे ऑफिसर्स ने हमेशा मेरी बहुत ज़बरदस्त से सपोर्ट और हैंड होल्डिंग की है। कुछ समझ नहीं आया तो, या कुछ गाइडेंस चाहिए तो, या कुछ किसी टीम वर्क में। यहाँ मैं एक सेकंड बस आपको रोक कर ये बता दूं कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि बड़े ऑफिसर्स उन्हीं ऑफिसर्स की हैंड होल्डिंग और सपोर्ट करते हैं जिनमें वो कैलिबर या वो पोटेंशियल या वो जज्बा दिखता है कि वो काम करना चाहते हैं। तो आप इतना जो अपने बड़े ऑफिसर्स की तारीफ कर रहे हैं उसका रीज़न भी मैं बता दूंगा। नहीं भैया, ऐसा नहीं है, नहीं, that मुझे is a ऐसा fact. लगता है। थैंक यू सो मच, बट एक्चुअल में जब मैं जयपुर में एसडीएम जयपुर लगी तो जो साथ में दोनों एसडीएम से वो आमिर और सांगानेर जब तीन ही हुआ करते थे, तो बोथ ऑफ देम लाइक हमेशा गाइड कर दिया करते थे। वहीं से कहीं ना कहीं अच्छा कुछ कलेक्टिव ड्यूटीज़ होती हैं, जैसे कोई बड़ा फंक्शन हुआ, जैसे राइजिंग राजस्थान है, या इस तरह के जो बड़े फंक्शंस ऑफिस में होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की, पीएम प्राइम मिनिस्टर्स विजिट है, तो बहुत सारे ऑफिसर्स की ड्यूटी लगती है। कोई और बड़ा ऐसा, हाँ, इलेक्शंस वगैरह में, या और बाकी जैसे आज रोल में मुझे ध्यान है, मेरी ड्यूटी लगी थी तो वो 2-3 सीनियर ऑफिसर्स, पुलिस वाले भी और साथ थे, गुजर आंदोलन में, ऐसे इस तरह की जब लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस होती हैं या बड़े फंक्शंस गवर्नमेंट के होते हैं, उनमें आपको बहुत सारे कलीग ऑफिसर्स, सीनियर्स, जूनियर्स और इनके साथ, कलीग के साथ काम करने का मौका मिलता है। ड्यूरिंग दैट टाइम यू इंटरेक्ट विद देम, बहुत टाइम होता है आपके पास, या जो भी होता है, या मैनेजरियल फंक्शन में, तो आप एक कनेक्ट इस्टेब्लिश होता चला जाता है। उन सभी टाइम पर कुछ नहीं आ रहा, पहली बार कर रहे हैं, किससे पूछें, तो इस तरह का उस सिचुएशन में मेरे सीनियर्स ने मेरा बहुत हैंड होल्ड किया है, बहुत मदद की है, बोला, मैंने जो कुछ कहा उन्होंने उसको माना है, तो वो एक कनेक्ट सा इस्टेब्लिश हो गया था। और इस बार जब इलेक्शंस हो रहे थे तो
चाह रहे थे हमेशा की तरह, एसोसिएशन चाहती है कि यूनानिमसली सेलेक्ट हो जाए, बट कुछ सीनियर्स थे जो उनको लग रहा था कि नहीं, सबको पार्टिसिपेट करना है, और इलेक्शन हुए। इलेक्शन होने के बाद जैसे जो भी अभी वर्तमान प्रेसिडेंट हैं और जो टीम उनके साथ काम कर रही थी, उन्होंने जनरल सेक्रेटरी बनने के लिए मुझे कहा, और मैं इतना डर और घबरा गई थी, मैंने मना किया कि मुझे नहीं अच्छा। करना, मुझसे इतना बड़ा काम नहीं होगा, मैं अपने आप को उस मेच्योरिटी के या समझ लीजिए अंडरस्टैंडिंग के या नॉलेज के एग्जीक्यूशन के लेवल पे नहीं पा रही थी। बट उन्होंने जिद भी की, और अल्टीमेटली मैंने जनरल सेक्रेटरीशिप पे अभी मैं काम कर रही हूँ। नौकरी से, ज़िंदगी से, घर से ज़्यादा बड़ा चैलेंज लगता है मुझे ये, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैंने उन 1026-28 अफसरों की जिम्मेदारी उठा ली है, और जो कुछ भी करूँ वो ऐसा हो जो आने वाले ऑफिसर्स के लिए भी अच्छा हो, एसोसिएशन के लिए भी अच्छा हो, जैसे एक क्लब भी ओन करता है उसके लिए भी अच्छा हो, और कोई ये ना कह दे कि मैंने कुछ गलत कर दिया, किसी का नुकसान हो गया। और जितना बैलेंस तरीके से काम करेंगे उतना ही इस सर्विस की, इस कैडर की ग्रेस बढ़ेगी। तो मैं उन सब चीज़ों को ओन कर रही होती हूँ, और नो डाउट मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग है। अच्छा, मुद्दों की जहाँ तक बात है तो मुद्दे बेसिकली प्रमोशन, आईएएस में प्रमोशन, कैडर रिव्यू, और सोशल सर्वेंट्स की सिक्योरिटी का जो एक हम एक्ट एम्प्लॉयज लाना चाह रहे हैं, प्रोटेक्शन हाँ, एक्ट वाली प्रोटेक्शन जो एक्ट जो बात हम लाना चाह रहे हैं या जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। थोड़ी देर पहले आपको मैं जिक्र कर रही थी, फिर कहूँगी कि 40% के आसपास महिलाएं मैजिस्ट्रेट्स हैं, है ना, और उनके साथ एक रिस्पेक्ट वाला इशू जुड़ता है। जिन लोगों से एज मैजिस्ट्रेट कोर्ट में या कोर्ट के बाहर या लॉ एंड ऑर्डर की चीज़ों में पॉलिटिशियन से या उनसे ऑपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज़ के एक्टिविटीज़ से आप जुड़ रहे होते हो, नो डाउट वहाँ कोई आप लॉ एंड ऑर्डर एक उसके दम पे कमांडो के आपके साथ जो एक सिक्योरिटी या बंदा है, कांस्टेबल लगा है, आप कंट्रोल नहीं कर लोगे, लेकिन एक अगले को ये पता होना चाहिए कि आप किसके साथ डील कर रहे हो, और नहीं अगर गलती आप कर रहे हो तो फिर क्या रिपरकशन होंगे। तो ये एक गवर्नमेंट का जो पब्लिक फेस होता है मैजिस्ट्रेट, उसके साथ ये चीज़ जुड़ी होनी चाहिए, ग्रेस ऑफ गवर्नमेंट की, ग्रेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एंड इफ मिस बिहेवियर देन पनिशमेंट। क्योंकि स्ट्रक्चर आपका जो है उसको आपको स्ट्रॉन्ग दिखाना, रखना और सिस्टमेटिक रखना बहुत ज़रूरी है ना। पुलिस के साथ भी ये चीज़ लगती है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी, और हर उस आदमी के साथ है जो ग्राउंड लेवल पे डील कर रहा है। या तो आप चाक चौबंद रहें, उस तरह का लवाजमा रखें, नहीं तो फिर अगले को खौफ तो हो, कि हकम तो एक्शन लिया हकम, जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। अगर आप ये गलत भी करेंगे सुनते तो हैं कि जो प्रशासन का इकबाल जो होता था बुलंद वो रहना अब चाहिए। कम होता जा रहा है। उसके बहुत सारे कारण है भैया, एक्सपेक्टेशन का लेवल लोगों का बहुत हाई है। हम ही उतर के फील्ड में बताते हैं कि इतना कुछ होने वाला है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि एग्जीक्यूशन आप करते हैं वो कंपैरेटिवली सबको एक साथ सब कुछ नहीं मिल सकता, तो अनरेस्ट भी होता है। दूसरा ये सोशल मीडिया, और आप आज खड़े होकर के किसी चीज़ के लिए, अगर मैं मसलन यहाँ इस माइक की बहुत लाउडली बुराइयाँ करना शुरू कर दूँ, तो बिना इसकी टेक्निकल डिटेल्स में जाए, इसकी यूटिलिटी जाने, आप सुनने वाले 50 लोग भी फॉलो करना शुरू करेंगे। अगर मैं बहुत पॉपुलर फिगर हूँ या सेलिब्रिटी हूँ और किसी चीज़ के बारे में कोई कमेंट कर रही हूँ, तो लोग उसको फॉलो करते हैं। यहाँ फॉलो करने का ट्रेंड है, ज़माना है, अभी टाइम ऐसा है। सोच समझ के बोली गई बातें जो हैं वो इम्पैक्ट नहीं करती, लेकिन बिना सोचे समझे या दबंगाई दिखाने वाली चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो माहौल तो उसी तरह का सा ख़राब होना लाजमी है। तो कंट्रोल हो, और डर से कंट्रोल हो। अभी तो जब तक समझ डेवलप हो तब तक तो कम से कम आपको ये ज़रूरी है कि आपको लगे कि नहीं, गलत बिहेवियर तो नहीं ही करना है। अच्छा, ये सिर्फ सिविल सर्वेंट्स के प्रोटेक्शन से रिलेटेड इशू नहीं है, ये हमें अपने घर में, अपने आसपास सबको, पब्लिक प्रॉपर्टी हो, अपना अपना एनवायरनमेंट हो, या इंटरपर्सनल रिलेशंस के मामले में हो, हर जगह आपको एक सेंसिबल बिहेवियर, एक सिविक सेंस, सिविक रिलीजन तो फॉलो करना ही चाहिए। और सिविल सर्वेंट भी तो सोसाइटी का ही है, आप सैलरी दे रहे हो भाई उसको, आप अपना टैक्स पे कर रहे हो उसकी सैलरी के लिए, तो उसको उसमें हम घर के लोग मिल करके एक छोटा मंदिर बनाते हैं, तो हम इतनी उसकी तरफ अपनी वो रखते हैं कि साफ रहे, अच्छा रहे, मेंटेनेंस हो। तो उसी तरह किसी चीज़ तो आपने एक सिविल सर्वेंट भी बनाई है, एक डॉक्टर भी बनाया है, एक इंजीनियर भी बनाया है, तो उसमें उसके प्रति क्यों नहीं आपका वो भाव होता। हाँ, गवर्नमेंट की सरकारी पार्क की तरफ, सड़क की तरफ, एक शौचालय की तरफ आपका वो भाव क्यों नहीं होता। हाँ, आप 6 लोग मिल करके, 10 लोग मिल के घर बनाते हैं,
तो आप उस प्रॉपर्टी को इस तरह ओन करते हैं। करोड़ों की तादाद में टैक्स पेयर्स मिलकर एक प्रॉपर्टी ओन बना रहे हैं, सड़क डल रही है, आप उस पर उस तरह बिहेव नहीं, मतलब अटपटी सी मतलब क्या कहना चाहिए, लैक ऑफ अवेयरनेस है। मतलब मैं एक पैरासीटामोल भी खरीद के लाती हूँ, बच्चा बीमार है तो टैक्स पे कर रही हूँ, जीएसटी दे रही हूँ, राइट। तो उन्हीं से कम्युलेट होके तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बनी है। तो मैं अपनी से उसकी सार संभार पे अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझ पाती। वो सिर्फ सिविल सर्वेंट की, और सिविल सर्वेंट भी तो आप ही ने खड़ा कर दिया, वो भी तो आप ही की टैक्स की तनख्वाह से, तो वो भी तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह का ही हो गया। तो वो आदाब वहाँ क्यों नहीं है, उसको भी तो आप उस तरह उसकी रिस्पेक्ट करना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, गलत करे कोई, आपके पास तरीके हैं, एन नंबर ऑफ मेजर्स आर देयर, रिटन हैं, फॉलो होते हैं, आप उनको फॉलो कर लीजिए। पर बदतमीजी और आजकल तो किसी मैन भी अफसर हैंडलिंग, की अगर कोई भी गलती करता है तो उसके खिलाफ लीगली सिस्टमैटिकली बिल्कुल एक्शन लेने के बिल्कुल बहुत तरीके हैं और तरीके बहुत हैं। एक्सेसिबल हो गई हैं ये हाँ, चीज़ें। ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है तो एक्सेसिबिलिटी भी तो बढ़ी है, आपको पता है। और फिर वही अटपटी, मुझे आप डीआईजी एंटी विजन की बात कर रहे थे, लोगों को पता होता है क्या सही है क्या गलत है, लोगों को मालूम होता है। मेरे पास कोई आदमी आएगा, टैक्स नहीं देना या मुझे स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी, मतलब पता तो है कि स्टैम्प ड्यूटी देनी है, कैलकुलेशन का तरीका लिखा हुआ है, खुद कर लो कैलकुलेट। जिन लोगों को जो वो एमनेस्टी वगैरह की स्कीम चलती है गवर्नमेंट, तब भी तो आप आते हो, इसका मतलब आपको पता तो था कि ये करना है ना। और पता जिसको नहीं था वो मैं ही थी, मतलब मैं जब गई घुसी तो मुझे नहीं पता था कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, कंपलसरी रजिस्ट्रेबल होते हैं। पहली चीज़ मुझे स्ट्राइक की कि तो मुझे स्कूल में पढ़ा देना चाहिए था। ड्राइविंग लाइसेंस बनाना होता है तो वोटर आईडी भी बनाना होता है। इलेक्शन डिपार्टमेंट में आई वाज शॉक्ड कि सबसे बड़ा नंबर जहाँ वोटर रजिस्ट्रेशन नहीं होता वो 18 से 22 साल का है, वो गैप अच्छा, रहता है। हाँ, आपको वेरी ड्राइविंग लाइसेंस स्ट्रेंज। पता है, आप वो 16 साल में लर्निंग और 18 में बनते ही तुरंत आप कोशिश करते हो। आप उतने अवेयर उस चीज़ के लिए क्यों नहीं हो, आपके अंदर से वो भाव क्यों नहीं आ रहा होता। मुझे लगता है ये भी ज़्यादा शायद शहरों में होगी ये लैक ऑफ अवेयरनेस फॉर वोटर आईडी वोटर कंपैरेटिवली। आईडी की अवेयरनेस तो रूरल सब एरियाज में भैया तो ये अच्छा, वोटर आईडी में तो लैग करना ऑलमोस्ट सेम सा है, वोटिंग परसेंटेज में अटपटा है। वोटिंग परसेंटेज आपके लोकल रूरल में इलेक्शंस में ज़्यादा तो होगी। 80+ चला जाता है, हाँ, बिना ऑब्वियस। किसी स्वीप एक्टिविटी के एंड ऑल दैट। जैसे जैसे आप एमपी इलेक्शन तक पहुंचते हो ग्रेजुअली कम होता चला जाता है। वहाँ शहरों में बहुत गायब रहते हैं बच्चे, वहाँ वहाँ नहीं होता वोटिंग परसेंटेज। देखेंगे तो कंपैरेटिवली मिल, अब इसको अर्बनोपैथी के नाम से हम बोला करते थे, और स्वीप एक्टिविटी में इसको बहुत शामिल करने की कोशिश करते थे कि इस पे फोकस किया जाए, इसको बढ़ाया जाए। पर हाँ, मेजर कारण है बच्चे पढ़ने के लिए बाहर चले जाते, तो जहाँ है वहाँ करें। ओवरऑल नेशनल लेवल पे तो बढ़ना चाहिए, होना चाहिए। ये भी इस इलेक्शन डिपार्टमेंट में बहुत सारी चीज़ें स्ट्राइक करती थी लगातार कि यार ये क्या हो रहा है, गलत चीज़ है ये। बच्चों को, यूथ को सोच समझ के, पढ़ लिख के और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट पॉजिटिव डायरेक्शन में करना चाहिए, अदरवाइज़ हम बहुत बड़ा नुकसान अपना करेंगे। डेफिनेटली बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है ये, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि ज़्यादातर इस चैनल को देखने वाले यंग एस्पिरेंट्स हैं। सो आई वुड वांट देम टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज कि हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है तो आपको इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना ही चाहिए एक्टिवली, पॉजिटिवली। इलेक्शन प्रोसेस में, मतलब नॉट ओनली वोटिंग बट उसके अलावा भी अपना वोटिंग राइट, आपको अवेयर रहना चाहिए कि कैंडिडेट्स क्या हैं, कैसे हैं। बड़े लोगों की धीरे धीरे एक इंक्लिनेशन बनती चली जाती है पॉलिटिकल थीम की तरफ या आइडियोलॉजी की तरफ या किसी पर्टिकुलर पर्सन की तरफ, पॉलिटिकल कैंडिडेट की तरफ। यूथ का मुझे लगता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा अगर थोड़ा सा भी अवेयरनेस रखेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, तो वो एक बैलेंस्ड ओपिनियन के साथ करेंगे। और पॉलिटिक्स को प्रोफेशन भी बनाएं तो बहुत अच्छे फील के साथ आने की ज़रूरत है। यूथ को एक्टिव होना चाहिए, नुकसान कर रहे हैं हम अपना। अब हम आते हैं एआई पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पूरी दुनिया को पिछले 2-3 साल स्पेशली अगर हम देखें तो काफ़ी चीज़ों को बदल दिया है। नाउ सरकारी सिस्टम या सरकारी तंत्र में ये किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या आ रहा है, ये कुछ एक्सपीरियंस किया अभी आपने, या आपको लगता है अभी थोड़ा वक्त लगेगा?
भैया मेरे ख्याल से हमारे ऑफिस या मेरी पर्सनल बात करोगे तो मैं तो अभी बहुत ज़्यादा कंप्यूटर और सोशल मीडिया में ही नहीं घुस पाई हूँ थोड़ी सी इन चीज़ों से थोड़ी सी दूर हूँ, थोड़ी कन्वेंशनल तरह से पढ़ने लिखने और काम करने वाले लोगों में से हूँ। बट स्टिल मुझे अच्छा लगता है मेरे ऑफिस में पीपीटी बनाना है या छोटे मोटे से कामों में जो नए बच्चे हैं वो एआई को काम में लेते हैं। और मुझे हमेशा उनके बनाई हुई चीज़ में एक दो नुक्स तो दिखी जाती है कि नहीं वो इसमें तो डेफिनेटली। हाँ तो मतलब दैट इज आपको आप और फिर वो उसको जब इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं तो बच्चों का अपडेटेड होना या जो नई जनरेशन है बहुत बड़े नंबर पे भर्तियां भी हो रही हैं अभी, तो वो जब इस चीज़ को लेकर के आएंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा मेजर चेंज इसमें हाँ आएगा। बट अगेन वो एक एथिकल पार्ट जो है या सेल्फ अवेयरनेस का पार्ट जो है वो कहीं छूटना नहीं चाहिए। अब गवर्नमेंट में एआई अभी हमारे ऑफिस के लेवल पे अगर मैं डायरेक्टरेट की बात करूँ तो बहुत अभी उसका दखल शुरू नहीं हुआ है। थोड़ा सा कन्वेंशनल तरह का ही मामला है। कंप्यूटर तो है डेफिनेटली और इंटरनेट वगैरह तो बहुत अच्छे से यूज़ होता है, बट एआई अभी उतना हाँ अभी नहीं है। बट मुझे लगता है एआई तो इट विल हेल्प मैंडेटरी सा होना इमेंसली हाँ और डेफिनेटली बहुत टाइम सेविंग है होगा। ये। सो जितना जल्दी इसको अडेप्ट किया जाए किया मुझे लगता जाएगा है अच्छा उतना होगा। फ़ायदा होगा। ये मुझे भी अब आपने बोला है मुझे भी लग रहा है कि जाकर बैठ के मुझे सोचना चाहिए कि वेयर ऑल places and spots where I can use this AI हाँ thing in my हाँ office इंशाल्लाह। work. So it would definitely, बट ये कि सिक्योरिटी और उस तरह की से चीज़ें जो होंगी वो गवर्नमेंट सेटअप में रहती हैं तो हाँ वो एक सिस्टमेटिक चेंज लाने हाँ की ज़रूरत तो हाँ रहेगी। DOIT मस्ट डेफिनेटली बी वर्किंग ऑन इट। ऐसा नहीं है, वो बहुत हाँ हाँ अपडेटेड बिल्कुल डिपार्टमेंट है कर और रहे अच्छा काम करने हैं। ओह यस। कंपैरेटिवली बहुत अच्छा फंक्शनिंग वाला ऑफिस है वो डिपार्टमेंट है, तो कर ही रहे होंगे, करना भी चाहिए। बट हाँ मुझे अब आपने बोला है तो आई विल डेफिनेटली सिट नए बच्चों के साथ बैठ ओह के यस इट विल बी अ ग्रेट लर्निंग फॉर अस। हाँ अगर नई चीज़ें सीखने में डेफिनेटली फ़ायदा करेगा बिल्कुल। भैया। मैं तो मतलब जो भी टूल्स एआई से रिलेटेड आ रहे हैं आई मेक इट अ पॉइंट कि उन सबको एक्सप्लोर तो कर लो। भैया आप अगर आप लगता है कि कोई मतलब जनरली जैसे मेरे पास मैकबुक है काम करने के लिए क्योंकि मुझे फ़ोन पे नहीं कंफर्टेबल लगता था, तो उसको वो भी बड़ी टेक्निकल सी चीज़ है, इतनी आसान चीज़ भी नहीं है मतलब मुझे इफ़ यू आर मेरे नॉट यूज्ड टू हाँ हाँ मैं यूज टू इट नॉर्मल लैपटॉप पे काम करने में और एप्पल के उस पे काम करने में थोड़ा हाँ सा फ़र्क है। ऑपरेटिंग सिस्टम हाँ सिस्टम डिफरेंट है। डिफरेंट है। तो मैंने अपने ऑफिस में जो मेरा लड़का का जो मेरा पीए काम करता होता है उसको मैंने कहा भाई इसको उसमें काम करना सिखा दे। तो वो किसी एआई ऐप से रिलेटेड कुछ वीडियो लेकर के आके मैडम इससे सीख लो। मैंने कहा पहले तो मैं इसको सीखूं फिर मैं उससे मैंने कहा बेटा तुम ये ले जाओ इसको काम करके ला दो, मेरे तो थोड़ी देर से समझ में आती हैं चीज़ें। नहीं नहीं एक दो चीज़ें मैं हाँ बताता हूँ आपको बहुत सिंपल तरीके से एंड देन यू वुड रियलाइज कि ये तो भैया तो ये तो कमाल ही है। ट्रेनिंग दीजिएगा हमारे हाँ ऑफिस के, हाँ आई वुड लव बुजुर्गों की टू। भी कमी नहीं है हमारे ऑफिस में हाँ अरे नहीं बहुत कमाल की चीज़ है और मतलब इतना ज़बरदस्त ये रेवोल्यूशन मैं मानता हूँ। मैं इसे मानता हूँ जो इंटरनेट जब आया था 20 साल पहले 25 साल पहले उसने जिस तरह चीज़ों को बदला बदला एआई उससे भी ज़्यादा ज़्यादा बड़े तरीके तरीके से से बदल बदलेगा। देगा। बहुत ही कमाल है मतलब आप मुझे लग इमेजिन रहा नहीं है कर सकते थे कि गूगल को कोई चीज़ सरपास कर देगी। सरपास कर देगी। बट अब गूगल मैं यूज़ ही नहीं ले रहा हूँ मतलब मुझे याद ही नहीं है मैं 10 बार चैट जीपीटी यूज़ में लेता हूँ तो शायद एक बार गूगल लेता हूँ। ओके सो दैट हैज़ बिकम अ ट्रेंड नाउ। तो देखो मैं तो अभी और भी रिवर्स गियर में मेरी गाड़ी चल रही, मैं तो जस्ट बिकॉज द रीज़न की स्क्रीन ज़्यादा देखने से मेरे न्यूरॉन्स नेगेटिवली एक्टिवेट हो गए और मुझे माइग्रेन होने लगा, तो मैं तो वापस पहले तो किंडल विंडल पे बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, आजकल तो मैंने उसको भी बंद किया है। आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस द स्क्रीन टाइम विच आई एम लाइक हाँ। तो ये ई फाइलिंग का ये इकलौता नुकसान जो मुझे दिखा वो यही था कि चाहे न अनचाहे आपका स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है। ये तो हो रहा और है हाँ डेवलपमेंट के हाँ साइड इफ़ेक्ट्स हाँ तो हैं। अब उससे कोप अप करने के तरीके भी साथ में अगर आएंगे तो नो डाउट मेरे जैसे आदमी के लिए अडेप्ट करना आसान हो जाएगा। अदरवाइज तो जैसे मैं अभी तक भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं, व्हाट्सएप भी ऑफिस के ही काम आता होता है और ये एक बहुत मेजर जनरेशन गैप क्रिएट करता है मेरे और छोटे बच्चों के बीच में, यंग जनरेशन के बीच में, कि वो जो चीज़ें बोल रहे होते हैं वो मुझे पता ही नहीं होती हैं। मुझे लगता है कोई बात नहीं, अपने पास 4 नई किताबें आचार्य प्रशांत है। हाँ जो हमने बात स्टार्ट की थी कि आपका बैच जब आया तो पहला हाँ टेक्निकल बैच था एक एग्जैक्टली तरह से
मोबाइल तो फोन उस बहुत टाइम बड़ी जो यूटिलिटी है। पुरानी जनरेशन के बारे में आप बता रहे थे कि वो इतना ओपन नहीं थे अडेप्ट करने को लेकर, नाउ लाइफ हैज कम अ फुल हाँ सर्कल। हम हाँ, वो उस स्पैंगलर और लेवल टॉयनबी के साइक्लिकल चेंज की थ्योरीज एग्जीक्यूट होती लग रही मुझे। हो गया। हाँ, बिल्कुल। बट ये तो तय है कि अगर ऑफिस का स्टाफ यूज करना चाहेगा और करेगा तो मैं 100% सपोर्ट करूंगी। इंडिविजुअली मैं मना भी नहीं करती। और अगर आप जो कह रहे हैं तो आई वुड डेफिनेटली लव टू गेट इट एग्जीक्यूटेड इन माय ऑफिस। ढूंढती हूँ, एक्सप्लोर करती हूँ, जहाँ से भी जो भी टेक्निकल सपोर्ट, कोशिश तो मैं यही करती हूँ कि आ जाओ सब। मैंने अपनी ट्रेनिंग सेल को बहुत एक्टिवेट किया हुआ है वुमेन एम्पावरमेंट में। जो पहले तो क्या सब अपना अपना अलग अलग कुछ कुछ हर सेक्शन करता था, इस बार होलिस्टिक ट्रेनिंग मॉड्यूल जैसा सा कुछ डेवलप कर लिया है। और अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है एक, कालीबाई व्हील रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से, OTS के थ्रू। उसको हम पूरे राजस्थान में भी फैला के ले जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितनी मैक्सिमम एस्पेक्ट्स के ऊपर वुमेन एम्पावरमेंट को लेके या प्रोटेक्शन को लेके हो सकती होती हैं वो करें। तो उसी में ये AI भी एक चीज़ डेफिनेटली आई शुड इन्वॉल्व, हाँ, इसको इंक्लूड करना चाहिए मुझे। Cool. So thank you so much. Now we'll come to the last segment, which is a rapid fire round. So इसमें आपको जो पहली चीज़ दिमाग में आए वो बोलना है, and generally it दिमाग is में आए ना, like दिमाग होना short जरूरी है। answer type question, जी जी 2 marks वाला. Okay, so the first question is office posting or field posting? ऑफिस पोस्टिंग, सेक्रेटेरिएट। अच्छा, तो field से ज़्यादा you would prefer that. नाउ Okay. नाउ So ये मान लिया जाए कि अब आप experienced हो गए. नहीं, अब ये माना जाना चाहिए कि इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज के को डील करने की इच्छा है मुझे। Okay, so tea break during file work, is it a luxury or a necessity? It's a tool. I use it for interacting with my colleagues and my subordinates. I hold them through that. I own a kitchen in my office always, and I कोशिश करती हूँ कि बजाय बाहर जाके चाय पीने के उस टाइम मेरे साथ बैठे, बांध लेती वो रसोई मेरे ऑफिस को। इट्स अ टूल। So सिर्फ चाय मिलती है या नाश्ता भी साथ में? जो 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 चाहेंगे। मैं हमेशा अपने ऑफिस स्टाफ के साथ, कलीग्स के साथ मौका मिलने पर मेरे पियोन तक का टिफिन खा जाती हूँ। तो और स्कूल वो की कहीं आदत जाते गई नहीं है। नहीं हाँ, अभी? नहीं। स्कूल में नहीं खाया मैंने कभी किसी का टिफिन। अच्छा, ऑफिस में तो आई एंजॉय कॉम्पेंस हैविंग माय लंच विद माय ऑफिस मेट्स। so कॉम्पेंसेट कर रहे हैं हाँ। स्कूल वाली चीज़। मैं वो चूल्हे की बनी हुई रोटी और देसी सब्जी प्लस वो जिस वो कहीं बाहर जाते नहीं, खोते नहीं, ढूंढो नहीं मिल रहे, वो होता नहीं, और सब साथ रहते हैं। वो ऐसी ज़बरदस्त मुट्ठी बनती है कि मजाल कोई छेड़ दे उसको। तो रसोई, चाय इज़ अ टूल। इम्पोर्टेंट है. यस, इट्स माय लाइफ। Okay, so one book that changed or formed your public service mindset. हिंद स्वराज, महात्मा गांधी। और मैं हर बच्चे को जो मुझसे आजकल मिलता है, हर नए ऑफिस के बंदे को, जो लोग नई भर्ती वाले आ रहे हैं, अदरवाइज भी कोई भी जना मुझसे बात करता है तो मैं उसको ज़रूर रिकमेंड करती हूँ। पढ़नी चाहिए, हर हिंदुस्तानी को पढ़नी चाहिए। हिंद स्वराज मस्ट रीड। Now, your advice to the young officers, young RS officers जो बनकर आ रहे हैं, उनको क्या एडवाइस? अफसरी ना करें, अफसरी नहीं करनी हमें। हम एक टीम का हम हिस्सा हैं और हमें हमारी टीम मेंटेन करनी है। सब चीज़ ब्लैक एंड वाइट में है, जो करना है नहीं करना है। हर कॉन्शियस हार्ट को, माइंड को ये पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। और आपने बहुत मेहनत की है इस डेजिग्नेशन को पाने में, जो पब्लिक सर्वेंट है उसकी सैंक्टिटी मेंटेन करें। बहुत, और ये हर हिंदुस्तानी को बहुत ज़रूरत है इस चीज़ को करने की, कि थोड़ा सा सर्विस पार्ट अपने में जोड़ें। आने वाले टाइम में जैसा पानी नहीं मिलेगा ना, सेवा भी नहीं मिलेगी। बहुत प्रेशियस चीज़ है ये। अगर आपके पास, आपको किसी इस जगह पर ब्रह्म ने बिठाया है कि आप सेवा करने के चीज़ से जुड़ें, तो करें। कुछ भी काम करें उसमें ये रखें कि ये सिर्फ मेरे फ़ायदे का नहीं है, ये सबके फ़ायदे का, ये अपनी जनरेशन्स को फ़ायदा पहुंचाता है। एक अच्छी डीड आपको बहुत सेटिस्फेक्शन देती है। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आ रहा है कि जनरली हम जब कंपेयर करते हैं एराज को, कि पहले का ज़माना बढ़िया था, अब वो बात नहीं रही,
म्यूज़िक को लेकर कई लोग करते हैं, तो इसी तरह से आई वुड वांट यू टू शेयर योर थॉट्स कि आपका जो बैच था और अब जो नए बैच आ रहे हैं, उन ऑफिसर्स में कोई माइंडसेट में चेंज आप देखते हैं, कोई वैल्यूज़ में चेंज आप देखते हैं? भैया कोई भी समय बहुत ख़राब और बहुत अच्छा नहीं होता। मतलब आप जिस तरह की सरकमस्टांसेस और सिचुएशन में, या जिस तरह के सेंस्कृताइजेशन कहना चाहिए, कल्चरल को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर या लर्निंग को लेकर के आते हैं, वो उस तरह का सा बिहेवियर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। पुराने ज़माने में ब्रिटिश लीगेसी से निकल के ब्यूरोक्रेसी या सिविल सर्विस आई या फौज आई, जो भी आई, तो और कम लोग थे, लोगों की अवेयरनेस कम थी, एक्सपेक्टेशन बहुत कम थी, तो चीज़ें अकॉर्डिंगली अफसर करते थे। आज की तारीख में एक घर से एक एमएनसी वाला बच्चा निकलता है, उसका कज़न जो है वो किसी फॉरेन कंट्री में काम कर रहा है, यहाँ पर भी कोई डॉक्टर बन गया है, कुछ अलग अलग तरह के फील्ड में चले गए हैं, और सभी के लिविंग स्टैंडर्ड्स में, लाइफ स्टाइल्स में इक्वल तरह की सी रखने की इच्छा होती है। डिलीवरेंस सबका अलग अलग तरह का है, काम करने का एनवायरनमेंट, ऑफिस एनवायरनमेंट अलग तरह का है, वर्क कल्चर का डिफरेंस है। जो नई जनरेशन आती है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा खुले दिल दिमाग की है, और हमें डर लगता था अंडर ट्रेनिंग जब थे तो कि तहसीलदार साहब की जीप में आगे भी कैसे बैठ जाएं। अभी आने वाले अफसरों में वो चीज़ है, वो कॉन्फिडेंट हैं, वो मुझे मैं ये नहीं कहूँगी कि कितने नॉलेजेबल हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन नेटवर्क सबका, कैप्सूल ऑफ इंफॉर्मेशन सबका कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। हमें वो बहुत चीज़ें नहीं पता होती थी, उनको बहुत कुछ पता है। हम तो कन्वेंशनल हिस्ट्री और वो जो प्रिपरेटरी जनरल नॉलेज पढ़ के भी हम अपने आप को, बट आजकल तो चीज़ें इतनी तेज़ बदल रही होती हैं और लोगों को पता होती हैं, तो नो डाउट एक्सपेक्टेशन लेवल भी नौकरी से कंपैरेटिवली शायद ज़्यादा है, अलग तरह का है, तो डिफरेंस है। बट मैं ये नहीं कह सकती कि ख़राब है या अच्छा है। हम अपनी जगह बहुत अच्छे थे, हमसे बड़े हमारे लिए बहुत अदब का वो रहे हैं, वो लोग बहुत अच्छे ऑफिसर्स थे। और आज भी मैं फील्ड में जब नए ऑफिसर्स से, यंग ऑफिसर्स ऑलमोस्ट डेली डील कर ही रहे होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत एक्टिव हैं, एफिशिएंट हैं, मेहनत करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, आपस में बहुत कनेक्टेड रहते हैं। तो ये डिफरेंस तो है थोड़ा बहुत, लेकिन अच्छा भी है। वन लास्ट एडवाइस टू द एस्पिरेंट्स, जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं आरएएस का एग्ज़ाम देने के लिए, उनके लिए एक एडवाइस। बहुत सारी मेहनत करो, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक रुतबा है, अपनी एक, क्या कहना चाहिए, ब्यूटी है या एक सैंक्टिटी है, उस चीज़ को मेंटेन करने के पर्पज़ से अंदर आएँ और वाकई इस सर्विस वाले भाव के साथ आएँ। बहुत सरकार को या एक ऐसे काम करने वाले की, या लोगों को भी हमेशा ज़रूरत होती है जो ये इस अदब को रखे कि यस, आपके टैक्स के पैसे से तनख्वाह मिल रही है और मैं ये आपका भी अदब रखूं। तो ये बहुत ज़रूरी वाली चीज़ है। हिंदुस्तान को वाकई बहुत अच्छे सोशल सर्वेंट्स चाहिए या सिविल सर्वेंट्स चाहिए। अब सिविल बोलें तो अटपटा लगता है, तो क्या बोला जाए, लोग बाग अग्री नहीं होते हैं इस चीज़ पे, बट चाहिए कोई तो करेगा जो सब चीज़ों का ध्यान रखेगा। आप ऑब्लाइज हैं, भगवान ने आपको इस जगह बिठाया है कि आपकी सर्विस सिक्योर है, आपकी तनख्वाह सिक्योर है, आपकी फैमिली सिक्योर है। कुछ सिक्योरिटी अगेन अ वेरी रेयर थिंग राइट नाउ, सो यू एक्चुअली नीड टू पे बैक टू सोसाइटी। ले लिया 25-30 साल की उम्र तक बहुत कुछ देने का बनता है। ओह यस, सो थैंक यू सो मच मैम। आपने जिस तरह से अपनी पूरी जर्नी शेयर की कि कैसे आप सर्विस में आए, उसके बाद किस तरह से आपने सीखा और सिखाया, और किस तरह के एक्सपीरियंसेस लेकर सोसाइटी को वापस दिया, सेवा की, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रहकर किस तरह काम सीखा और किस तरह से आपने उसको एग्जीक्यूट किया और डिलीवर किया, उसमें चेंजेस लाए, उनको बेटर किया। एसोसिएशन में रहते हुए आपकी प्रायोरिटीज़ आपने बताई, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन योर एडवाइस फॉर द यंग स्टूडेंट्स, यंग एस्पिरेंट्स, वो मुझे लगता है ना सिर्फ स्टूडेंट्स के, बल्कि जो भी लोग देख रहे हैं उनको ये जानने का बेटर मौका मिलेगा इस एपिसोड को देखकर कि किस तरह से सरकार में तंत्र काम करता है, किस तरह से सिविल सर्वेंट्स नौकरी करते हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं,
किस तरह का एक पूरा सिस्टम, एक पूरा स्ट्रक्चर है जो इस देश को चलाने में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है. So once again, thank you so much for sharing all your knowledge and experience. It was an honor having you here. Same here. Thank you, भैया. Thank you so much. मैं हूं अकील खान और आप देख रहे हैं स्विच टॉक. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ. तब तक खुद का ख्याल रखें और अपने सपनों को सीरियस लेना ना भूलें.